All right, viewers, we are tracking for you two multiple, in fact, breaking updates and live images. We also have the Prime Minister in MP today, right now, in fact, commencing his roadshow as well there. And on the other hand, we also have the UP Chief Minister Yogi Adityanath along with all of the lawmakers, the MLAs and the MLCs who have in fact come to Ayodhya right now. They are, as of now, inside of the Ram temple, and they will be carrying out their puja and the aarti as well that they will be attending. And on the other hand, we are also tracking for you the Prime Minister, who is all set to inaugurate several projects, and he will also be addressing the tribal community there in Madhya Pradesh. As of now, he is commencing on that road show. That is a part of his itinerary, as a part of his visit, in which he will in fact also be laying the foundation stone for over 7,500 crore rupees worth of projects in Jhabua district in Madhya Pradesh. And after which he will be addressing a conference of the tribal communities, and there will be tribals from across the country who will take part in this entire meet as well. And he will in fact be speaking to them, conversing with them about the various initiatives of the government. And then of course we are continuing to keep you ahead of what's happening in Ayodhya, as we also are tracking for you the movements of the UP Chief Minister Yogi Adityanath, who is in Ayodhya right now. And these are live images both from Madhya Pradesh and from Ayodhya. As of now, we are looking at the Chief Minister of Uttar Pradesh also taking part in the aarti in Ayodhya. Let's listen in. ऐसे समझिए कि 2023 के चुनाव में ये नारा दिया गया था कि एमपी के मन में मोदी, तो ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बताया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव सामने है, और उसके पहले थोड़ी देर पहले आपने देखा कई सौगातें प्रधानमंत्री ने जब दी, तो इससे आप समझ सकती है कि मोदी के मन में भी एमपी है। और जो जनता यहाँ पर है, जनजातीय वर्ग की वो तमाम जनता है, वो लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं डबल इंजन सरकार से, केंद्रीय योजनाओं से, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं से। और वो जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं वो आज झाबुआ के ग्राउंड में पहुंचे हैं और दरअसल धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, आभार जता रहे हैं प्रधानमंत्री का, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं उनका प्रधानमंत्री भी, इसलिए क्योंकि जो तमाम योजनाएं केंद्र की रही है, चाहे वो जन धन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर उनको मिला हो, चाहे वो आवास योजनाओं के तहत पक्की छत मिली हो, तमाम ऐसी कई योजनाएं जिनका जीवन बदल दिया है प्रधानमंत्री की सरकार की इन योजनाओं ने। और आज वही जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं वो झाबुआ पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका। देखिए, डबल इंजन की सरकार के काम क्या होते हैं ये दरअसल आपको समझना होगा, क्योंकि केंद्र से दिल्ली से जो योजनाएं चलती हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो यहाँ पे आके समझ में आता है। ये जो लोग बैठे हैं किसी न किसी योजना के लाभार्थी रहे हैं, किसी न किसी योजनाओं का लाभ इनको मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब इनके बीच में है तो कहीं ना कहीं उत्साह उनके बीच दिखाई दे रहा है। पैसा नियम, एक ऐसा नियम मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई थी जिसमें जंगल आपका, जमीन आपकी, जल आपका, इन तमाम चीजों से जनजातियों के लोग हैं उनको अधिकार दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनजातीय जननायकों के जरिए जिस तरीके से समुदाय को सम्मान देने का काम किया है, ये वो धरती है चंचा मामा की धरती है, ये रघुनाथ शंकर शाह के बलिदान की भी धरती है, ये तमाम ऐसे जनजातीय आदिवासी नायकों की धरती है जिन्होंने देश को आजाद कराने में या देश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देश ने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था तब इसी जनजातीय वर्ग के ऐसे ही अनसंग हीरोज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था। और आज उन्हीं जनजातीय वर्ग के लोग जो है प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं। Slipping into a very short break here now, viewers, bringing you all the details on the other side of the Prime Minister's grand road show, all planned out in Madhya Pradesh.
Stay tuned. We'll be back after a very short break. हमारे माता पिता ने सीधे जा कर के आकाशवाणी में बात की, दूरदर्शन में, कि भाई आप लोगों ने उसके प्रोग्राम्स वगैरह बोले, नहीं उसकी तो शादी हो गई, वो भी IAS ऑफिसर से। मुझे लगा कि हमें लगा वो क्या करेंगी गा करके, अब उन्हें प्रोग्राम्स की क्या ज़रूरत। ये जो 2 लाइनें हैं, उन्हें क्या ज़रूरत, वो क्या करेंगी गा करके। जैसे कि हम किसी के लिए गा रहे थे, जैसे कि हम किसी और के लिए जी रहे थे। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड माई फादर सेड नो, वेन एवर यू प्लान अ कॉन्सर्ट इनवाइट हर। तो मैं गई और 5-6 साल बाद मैंने उनको मिल करके आई, स्टेशन डायरेक्टर को, एंड आई सेड कि दूरदर्शन की कॉन्सर्ट थी, कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने मांगा, और मांग करके फिर मैंने जब गाया, गाने के बाद फिर से अच्छा लोगों को लगा कि अच्छा नहीं अब ये गाएंगी, ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल हाउसवाइफ हो करके नहीं गाएंगी। लेकिन ऐसे ऑफ एंड ऑन होते थे। आम तौर पे एक राय बन चुकी थी कि इनकी शादी हो गई है, वो भी IAS ऑफिसर है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अफसर, उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा 90s में माना जाता था। तो अब ये बहुत अनअप्रोचेबल है, इनसे अब बात भी कैसे करें, इन तक पहुँचे, मोबाइल का दौर भी नहीं था। तो आधे लोग डरते भी थे हस्बैंड से, कैसे जाकर बोले कि आपकी वाइफ को गाने के लिए बुलाना है। सो इट वॉज ऑल मल्टीपल फैक्टर्स। तो मुझे ये समझ में आया कि ये यात्रा मुझे खुद ही तय करनी है। तो मैं खुद, याद है मुझे सांस्कृतिक केंद्र खुद चल के गई और मैंने बताया दिस इज़ माय बायोडेटा और मुझे गाना है, आप क्या प्रोग्राम हो। तो मुझे पहला प्रोग्राम प्रतापगढ़ में मिला, मुझे याद है। तो एक तो मुझे लगता है आजकल जैसे लोगों को लगता है कि सिफारिश हो या कहीं किसी से मांगने हम स्वाभिमान में कैसे जाएं। मुझे लगता है कि कोई आपके लिए रास्ता बनाता नहीं, रास्ता तो आपको खुद ही झाड़ झंकाड़ काट कूट करके सारी औरतों को खुद बनाना पड़ता है। कभी भी कोई, मैं नहीं मानती कि बहुत खूबसूरत, ये डिनाइल में जी रही हैं जो भी औरतें यदि कहती हैं, क्योंकि और एक बात, उसका एक पहलू और भी है सुचरिता, ये एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है कि जब औरत अच्छा भी करने लगे या वो काम कर रही है या अपने आकाश छू रही है, तो उसमें उस स्त्री की उतनी योग्यता नहीं, बल्कि यही माना जाता है कि उसका परिवार बहुत अच्छा होगा तभी वो निकल पाई, उसकी सास बहुत अच्छी होगी, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा होगा। सो देयर इज नथिंग गुड अबाउट अस, इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड कि पीपल अराउंड हर आर सो गुड। वो एक, हम उस सफलता के पीछे एक कारण ढूंढते हैं, ये कैसे सफल हुई। नहीं, कोई बात तो है, हमारे संग लाइफ अच्छी नहीं थी, इनके संग इनकी देखो सास अच्छी है, इनके पेरेंट्स भी अच्छे थे, इन्हें देखो गुरु अच्छा मिला, इनको देखिए इनके हस्बैंड भी अच्छे मिले। आई हैव रियलाइज्ड सफलता जब मिलने लगती है यस, तो बहुत सारे लोग उस सफलता को पचाते नहीं, और यदि महिला सफल हो रही है तो सबसे पहले उसके पीछे की गलियों में झांकेंगे, किन कारणों से सफल हो रही है, उसमें किस प्रकार से कोई ना कोई कारण ढूंढे। That it makes people so uncomfortable to accept a woman is successful. To ask on behalf of my niece, so she was inspired, as many of us in these last couple of years, with India's scientific achievements and particularly in space, to become a rocket scientist. So after class 10 last year, she took up science. Now every week she calls up crying, it's so tough. Maths is very difficult. And she actually says, it's really difficult. So I mean, there is an inspiration, but also there is intimidation. So how do you tackle that? I'm talking about the kids. Yeah, I feel it's more of a stigma which is attached to it. Because you can hear common people saying it's not rocket science. Like, there is a stigma attached to it. Yes. That's what I feel. Actually, if you understand the logics, it's actually very easy to do it. So that is you should have the self-belief and leave aside the stigma attached to it, and you plunge into it, you'll be able to do it. That's what I feel. All right, so that takes me to the next question. But just let me do a snap poll. Do you agree that it's simple, it's logic, and maths is easy? Please raise your hands if you say maths is easy. That's still a good number. I tell you what, I did my engineering, and back in early 2000s, late 90s actually, in my engineering class there would be 2 or 3 girls.
So if we had to meet girls, we had to go to the arts faculty, you know. So because there were no girls in engineering. How's the change like? Do you see more women getting into STEM, as in science, technology, engineering, maths, etc.? And have things changed for women in the field of science from your experience? Yeah, over the years, compared to my years in 60s, now a lot of women are into STEM. And when I did my engineering, there were 100 boys and 20 girls. That is the ratio. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to be starting this Republic Women's Summit with a lady who's been an embodiment of Indian women on the global map, and none other than Padma Shri Malini Awasthi ji. Please, a round of applause before I start. Thank you so much. I am deeply honored and humbled. What to say? मालिनी जी, जब हम रिपब्लिक वुमेन समिट की बात करते हैं, तब जब मालिनी जी हमारे मंच पर होती हैं, तो एक प्रसिद्ध लोक गायिका, एक प्रसिद्ध कलाकार, लेकिन हम जानते हैं कि आपके व्यक्तित्व के कई और अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। आप एक समाज सेवी भी हैं, आप एक कलाकार हैं, लेकिन आप एक पत्नी भी हैं, एक माँ भी हैं और एक सशक्त महिला हैं जिसने अपने हुनर और अपनी कला से अपने लिए एक वैश्विक मंच पर जगह बनाई। ये जो सफर आप आज देखती हैं सफलता के बाद, तो कैसा नजर आता है? सारी बात की बात यही है कि मुझे बस ये लगता है कि मैं एक बहुत मामूली सी औरत हूँ, and the beauty to enjoy being a woman, I think that surpasses all pleasures and all joys of pride of being a woman, and rest I think everything has followed. Being who I am, being the person I am. आपने पूरी यात्रा पूछी, बहुत पुरानी यात्रा है, कई वर्षों की। आज चलते हुए ये लगता है जैसे कई जन्म जीत लिए हो, कई जन्म जी लिए हो, और कई चित्र उसमें, कई छवियां याद आती हैं। सबसे पहले माता पिता का एक ऐसी परवरिश याद आती है जहाँ कभी भी कोई फर्क नहीं था लड़का लड़की में। और मैं हमेशा एक बात, किस्सा याद करती हूँ और बताती हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ कन्नौज में, तो पिताजी जब वहाँ पर पहुँचे, वो कानपुर में पोस्टेड थे, तो और मैं पैदा हो गई तो उन्हें पता चला, तब वो वहाँ से वहाँ पहुँचे, तो आते ही उन्होंने अपनी सास यानी मेरी नानी से कहा कि अम्मा तुमने बंदूकें छुड़वाई कि नहीं? तो वो अब अपने दामाद से क्या कहें सास, तो उन्होंने उस समय बड़े ही संकोच में कहा कि देखो कैसे बौरान है, बिटिया पे बिटिया भाई, और कह रहे कि बंदूकें छुड़वाओ। कौन सी बहुत खुशी की बात है, बिटिया पे बिटिया भाई, कोई बंदूकें छुड़ाने वाली बात है? यानी कि उस समय का जो परिवेश था कि मेरे से बड़ी बहन थी, तो बेटी पे बेटी हुई है, तो कौन सा सेलिब्रेशन करने का, तो कोई इसमें ज़रूरत नहीं कि बंदूकें छुड़वाई जाए। और मेरे पिताजी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और ज़िला अस्पताल यानी सरकारी सेवा में हूँ, और मेरा अपना अनुभव रहा है कि अम्मा मरीज भर्ती रहता है तो पिता की सेवा बगल में बैठी बेटी ही करती है, भले बच्चे के इम्तहान छोड़ करके आई हो, लड़का मनी ऑर्डर भेजता है लेकिन सेवा बगल में बैठी बेटी ही करती है। तो ऐसी सोच के साथ मेरा जन्म, मेरी परवरिश हुई। तो ये कह सकते हैं कि जो बायस है जेंडर वाला, वो मैंने कभी महसूस नहीं किया, और पढ़ने में भी नहीं। और शायद जो आपने एक बात अभी कही सुचरिता, कि बहुत कम लोग जानते हैं आपके व्यक्तित्व के और पहलू, तो उसका शायद एक कारण है कि मैं ऑलराउंडर सी थी, पढ़ाई में भी थी, गाने में भी थी, और दोनों में एक तरह की एक शार्पनेस थी, ब्रिलियंस थी। जब तक समझती कि करूं क्या, गाते गाते शादी भी हो गई। और उसके बाद चूंकि ये सफ़र मैंने तय सोच लिया था मन में कि मेरी एक्सप्रेशन जो भी होगा, मेरा मकसद, मेरे पूरे अध्ययन, मेरी पूरी शिक्षा, मेरी पूरी समझ का जो अंजाम होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं समाज को कुछ सकारात्मक बड़ा देने का होना चाहिए, समय को, विचार को बदलने वाला होना चाहिए, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकने वाला होना चाहिए। ये मेरे हमेशा दिमाग में था। डॉक्टर पिता की बेटी थी, और फिर जैसा बताते हैं कि एंटरटेनमेंट तो है गाना, लेकिन आई चोज टू सॉ बियॉन्ड इट।
और कहीं ना कहीं जो अपने हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पूर्वजों के, जो ट्रेडिशंस हैं, जो बॉन्डिंग है, कल्चरल एथॉस है पूरे इंडियन इकोसिस्टम का, लाइफ सिस्टम का, वो कैसे हमारे मातृशक्ति ने, कैसे हमारे दादियों ने गानों के जरिए, लोक कथाओं के जरिए, फोक थिएटर के जरिए, लोकाचार के जरिए कैसे उसको बचा के रखा, नई जनरेशन को सिखाया. आई डोंट दैट रोल कि आई हैव टू कैरी फॉरवर्ड दिस, आई हैव टू टॉक अबाउट इट. ब्यूटिफुली पुट मालिनी जी. और जो लोग नहीं जानते, हालांकि आपने अभी जिक्र किया कि मालिनी जी का जन्म कन्नौज में हुआ, इत्र का शहर कहा जाता है, और वहां पर जन्मी मालिनी जी ने फिर अपने संगीत की जो खुशबू है वो पूरे देश में बिखेर दी. मालिनी जी, मुझे लगता है कि ये जो लोग छोटे शहरों से एक बड़े शहर की तरफ देखते हैं और फिर बड़े शहर से एक ग्लोबल फुटप्रिंट की तरफ देखते हैं, मैं उनके लिए आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपकी जो ये पूरा सफर रहा है ये बहुत प्रेरणा भरा रहा है. तो उनके लिए बताइए कि संगीत में एक इतना बड़ा अपने लिए नाम करना, और मुझे पता है कि हिंदुस्तान के हर घर में हुनर है, तो उसको आगे ले जाने के लिए आप क्या बताएंगी? देखिए, पहली बात तो ये छोटा शहर, बड़ा शहर, ग्लोबलाइजेशन और ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है ये आजकल की भाषा व्याकरण का और आजकल के जेनजी जिसे कहते हैं, मुझे लगता है उनके वार्तालाप का एक बहुत अविभाज्य अंग है. हमारे यहाँ तो शुरू से कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, आप जो हैं, आप स्वयं अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं, आप ही ब्रह्म हैं. और मुझे लगता है जिसने छोटे शहर, छोटे कस्बों में जिया नहीं, वो भारत को समझेगा कैसे, जानेगा कैसे? वो जान ही नहीं सकता. जिसने भारत के खेत नहीं देखे, गलियां नहीं देखी, जिसने वो संघर्ष नहीं देखा, वो पूरी भारत की उस पूरी मानस यात्रा को भी नहीं समझ सकता. दुर्भाग्यवश आज सुचरिता, हमें ऐसा लगता है कि सफलता की जो कीर्तिमान है वो बड़े शहरों में ही सिर्फ बैठ कर के गढ़े जा रहे हैं. इससे बिल्कुल विपरीत मुझे लगता है सफलता का परचम हर वो बेटी, हर वो नागरिक लिख रहा है जो अपने दम पर अपनी किस्मत जहां पर है वहां बैठ के लिख रहा है. मेरा तो सिर्फ पैदाइश नहीं, पालन पोषण भी छोटे शहरों में हुआ. पिताजी की तैनाती छोटे छोटे शहरों में होती रहती थी, और मुझे आज लगता है मैं वो होती ही नहीं जो मैं बनी यदि मेरा मिर्ज़ापुर में, गोरखपुर में पालन पोषण नहीं हुआ होता. और जब विवाह हुआ तो भी मैं मानती हूँ कि आज की तारीख में वो भी बचपने का ही दौर था. और शादी के बाद फिर जिन छोटे छोटे शहरों में मैं रही और वहाँ पर मैंने जो एक ग्राम जीवन कह लीजिए, ये जो भारतीय जीवन की जो वैविध्य देखा, तो उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं जितना, जिसको कहते हैं ना, जितना आप सूक्ष्म देखते जाएंगे आप उतने स्थूल होते जाएंगे. जितना स्थूल देखेंगे आपको होना सूक्ष्म ही पड़ेगा. तो ये जो बातें हैं छोटे शहर, बड़े शहर, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि भारत को, जिसने भारत का गांव नहीं देखा और भारत के कस्बे नहीं देखे, लोक जीवन नहीं देखा, भारत का इतिहास नहीं देखा, वो भारत को समझ भी नहीं सकता. और मेरा तो सुचरिता चूंकि काम ही लोक संगीत और लोक शास्त्र के अध्ययन का रहा है, वो उसकी महक तो आएगी भी गांव की मिट्टी के पास. तो कई बार ऐसा हुआ, आपको बताऊं मैं, जब बहुत लोगों ने बोला कि मैंने एक रियलिटी शो कर लिया बॉम्बे में, बड़ी मकबूलियत मिल गई, लोग बुलाने लगे, फिल्म के गाने भी मिलने लगे, तो सबने कहा आप यहीं पे घर लीजिए और बस चाहिए. मैंने कहा मैं घर जरूर लूंगी फॉर ईज ऑफ वर्क, लेकिन बसने का मैं सोच नहीं सकती हूँ. 2011 से लिया घर अभी भी वहीं पर है, लेकिन मैं जाती नहीं, बहुत लोग को पता भी नहीं की है, क्योंकि मुझे लगता है मैं जिंदा ही यहीं पर हूँ जितना अपनी मिट्टी के पास. और ये शायद रोज आपसे कहने के लिए, रोज एक गाने के लिए, रोज उस गाने में भारत की वो तस्वीर ढूंढने के लिए मुझे तो वहीं पे रहना पड़ेगा. मालिनी जी, आपने ये जो बात बोली है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मालिनी जी से जब आप मिलते हैं तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि मालिनी जी वो कलाकार हैं जो जाकर न्यूयॉर्क में बड़े बड़े शोज करती हैं, या फिर मैंने न्यूयॉर्क इसलिए कहा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़े बड़े शोज करती हैं, क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं तो उन्होंने जो बात कही कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है उसमें कैसे रची बसी है, वो उनसे मुलाकात करके हमेशा आपको महसूस होता है. मैं मालिनी जी आपसे जरूर पूछूंगी, क्योंकि आपने एक सफर देखा है जो सफलता का सफर रहा. लोग ब्रदरहुड की बात करते हैं, आपको लगता है इक्वली इंपॉर्टेंट इज सिस्टरहुड?
the woman community that surrounds you and that harbors your talent, आपको आगे बढ़ाने में, आपके प्रोत्साहन में, जो महिलाएं आपके जीवन में हैं, आपकी माँ, आपकी सास, आपके बच्चे, आपकी बेटियां, उनका रोल आपके इस हुनर को आगे करने में कैसा रहा है? देखिए, एक बात तो बहुत साफ गोई से कहूंगी, it is never easy for women to reach wherever they have reached. So first of all, salute and Sashtang pranam to each and every woman who has made a mark for herself. Because sitting here in front of me, every woman, if you speak to them, they have a story to share, a struggle. And unfortunately, Sucharita, only very successful people get to share their stories. True. A lot of us, a lot of women, it just remains here, stays so there. Brotherhood, sisterhood, but I was born at a time, Sucharita, when I would say times were changing. I think this is true for everyone, but like I grew up in 60s and I was a teenager in 80s. I got married in 80s. तो जब मेरी शादी हुई है, उस समय एक बहुत तयशुदा राय होती थी शादीशुदा औरतों की. बिल्कुल. मेरी शादी को हो गए 35-36 साल. So I am talking of an era. और उस दौर में अब शादी हो गई तो माता पिता ये मानते ही थे कि अब सेटल हो गई लड़की. सेटल का मतलब समझ गए ना? अब हाथ धो लिए, छुट्टी हो गई. हाथ धो लिए मतलब इन पॉजिटिव वे, प्रसन्न है भाई, हम संतुष्ट हैं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया. अब ये लड़की का अब अपना जीवन वही होगा जो पति चाहेगा, जैसा वो चाहेगा, जैसा वो जीवन जी रहा वही जीवन. अपनी एस्पिरेशंस, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, उनके लिए कोई आकाश होगा या उसकी उड़ान वो औरत अब कैसे भरेगी, वो तय करना, वो सोचना उस विवाहित औरत की खुद की जिम्मेदारी थी. मेरी भी थी. और मैं सुचरिता शुरू से गाती थी, और जब मेरी शादी हुई है तो मेरे पतिदेव को ये मालूम था कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ. आई वॉज डूइंग स्टेज, सो ही न्यू. इनफैक्ट वो मेरा स्टेज शो देखने के लिए आए थे. जब हमारी शादी, हमारी कोर्टशिप 2 साल रही, एंड इट वॉज एन अरेंज मैरिज, नॉट अ लव मैरिज. तो लेकिन 2 साल की कोर्टशिप तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहती हूँ ना, 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया उड़ावे कनकैया, तो वो समझ लीजिए वही दौर है कि आप बचपने से ही मुझे कई बार लगता है कि हम दोनों साथ ग्रो किए. लेकिन शादी होने के बाद आप फिर वापस उसी तरह की एक जमीन पा सकेंगे. माँ नहीं अब इस समय जो आपका हाथ पकड़ करके आपके साथ चले, और अब आप माँ बन चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति है. वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले, वो सिस्टरहुड वगैरह तो बाद की बात है, औरत की खुद को अपनी निगाहों में अपनी इतनी कदर होती है कि आई विल बी द बेस्ट वाइफ, आई विल बी द बेस्ट मॉम, कि वो पैरों पे बेड़ियां डाल देती है. ऐसा मुझे लगता है कि मेरे संग तो यही हुआ कि मुझे लगा कि मेरी अब जवाबदेही, जिम्मेदारी पहले उन भूमिकाओं के प्रति है जो प्रभु ने बड़ी कृपा से मेरे जीवन में उतारी है. सो आई हैव टू डील दैट फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल देखी जाएगी तब की. और उसके लिए मैं एक बात बता दूं, कभी भी कोई तश्तरी पे रख के मौके नहीं लेके आता. हमेशा मौके आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं, मांगने पड़ते हैं. मैंने मांगा. मुझे याद है जब मेरे विवाह को, ये शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मेरी शादी को करीब 4-5 साल हो गए, दोनों बच्चे हो गए. मेरी सिस्टर एक दिन आई मिलने मुझसे, और मेरी मदर इन लॉ भी थी उस समय साथ में. तो मेरी बहन ने मेरे को देखा कि मैंने हंसना मुस्कुराना भी बंद कर दिया था. जो एक स्ट्रेस होता है, दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं, उसका मतलब उसको भी जो भी अनुभव हुआ, बहनें ज़्यादा समझ जाती हैं. और उसने कहा कि आज चलो तुम मुझे कुछ सुनाओ, तानपुरा उठाओ, कुछ सुनाओ. तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बहन है, उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकती. अंदर इतनी खुशी भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि गा पाऊंगी कि नहीं. और मैंने तानपुरा उठाया, और जैसे ही मैंने स्वर लगाया तो मैं फूट फूट के रोने लगी. अब मुझे लगता है शायद डिप्रेशन रहा होगा, शायद इतने सालों का जो पूरा रुका हुआ था वो पूरा यहाँ से नहीं, यहाँ से बह निकला. और मेरी बहन ने जाकर सीधे मेरे मदर फादर को बताया कि ये तो वो है ही नहीं जो हुआ करती थी. और वो तो रोने लगी बजाय गाने के.
आज इन चीज़ों को आप नए नए टर्मिनोलॉजी हेल्थ और क्या क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो आधे से अधिक औरतें मुझे लगता है कि बिना जाने इसी से डील करती हुई जीती भी हैं। और हमारे माता पिता ने उसके बाद सीधे जा कर के आकाशवाणी में बात की, दूरदर्शन में, कि भाई आप लोगों ने उसके प्रोग्राम्स वगैरह बोले नहीं, उसकी तो शादी हो गई, वो भी IAS ऑफिसर से। मुझे लगा कि हमें लगा वो क्या करेंगी गा करके, अब उन्हें प्रोग्राम्स की क्या ज़रूरत। ये जो 2 लाइनें हैं, उन्हें क्या ज़रूरत, वो क्या करेंगी गा करके। जैसे कि हम किसी के लिए गा रहे थे, जैसे कि हम किसी और के लिए जी रहे थे। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड माय फादर सेड नो, व्हेनेवर यू प्लान अ कॉन्सर्ट इनवाइट हर। तो मैं गई और 5-6 साल बाद मैंने उनको मिल करके आई, स्टेशन डायरेक्टर को, एंड आई सेड कि दूरदर्शन की कॉन्सर्ट थी कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने मांगा, और मांग करके फिर मैंने जब गाया, गाने के बाद फिर से अच्छा लोगों को लगा कि अच्छा नहीं अब ये गाएंगी, ऐसा नहीं कि ये टिपिकल हाउसवाइफ हो करके नहीं गाएंगी। लेकिन ऐसे ऑफ एंड ऑन होते थे। आमतौर पे एक राय बन चुकी थी कि इनकी शादी हो गई है, वो भी IAS ऑफिसर है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अफसर, उस जमाने में तो बहुत ही ज़्यादा 90s में माना जाता था। तो अब ये बहुत अनअप्रोचेबल हैं, इनसे अब बात भी कैसे करें, इन तक पहुँचे, मोबाइल का दौर भी नहीं था। तो आधे लोग डरते भी थे हस्बैंड से, कैसे जाकर बोले कि आपकी वाइफ को गाने के लिए बुलाना है। सो इट वॉज ऑल मल्टीपल फैक्टर्स। तो मुझे ये समझ में आया कि ये यात्रा मुझे खुद ही तय करनी है। तो मैं खुद, याद है मुझे सांस्कृतिक केंद्र खुद चल के गई और मैंने बताया दिस इज़ माय बायोडाटा और मुझे गाना है, आप क्या प्रोग्राम हो। तो मुझे पहला प्रोग्राम प्रतापगढ़ में मिला, मुझे याद है। तो एक तो मुझे लगता है आजकल जैसे लोगों को लगता है कि सिफारिश हो या कहीं किसी से मांगने हम स्वाभिमान में कैसे जाएं, मुझे लगता है कि कोई आपके लिए रास्ता बनाता नहीं। रास्ता तो आपको खुद ही झाड़ झंकाड़ काट कूट करके सारी औरतों को खुद बनाना पड़ता है। कभी भी कोई, मैं नहीं मानती कि बहुत खूबसूरत, ये डिनाइल में जी रही हैं जो भी औरतें यदि कहती हैं, क्योंकि और एक बात, उसका एक पहलू और भी है सुचरिता, ये एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है कि जब औरत अच्छा भी करने लगे या वो काम कर रही है या अपने आकाश छू रही है, तो उसमें उस स्त्री की उतनी योग्यता नहीं, बल्कि यही माना जाता है कि उसका परिवार बहुत अच्छा होगा तभी वो निकल पाई, उसकी सास बहुत अच्छी होगी, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा होगा। सो देयर इज नथिंग गुड अबाउट अस, इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड कि पीपल अराउंड हर आर सो गुड। वो एक, हम उस सफलता के पीछे एक कारण ढूंढते हैं, ये कैसे सफल हुई। नहीं नहीं नहीं, कोई बात तो है, हमारे संग लाइफ अच्छी नहीं थी, इनके संग इनकी देखो सास अच्छी है, इनके पेरेंट्स भी अच्छे थे, इन्हें देखो गुरु अच्छा मिला, इनको देखिए इनके हस्बैंड भी अच्छे मिले। आई हैव रियलाइज्ड सफलता जब मिलने लगती है यस, तो बहुत सारे लोग उस सफलता को पचाते नहीं। और यदि महिला सफल हो रही है तो सबसे पहले उसके पीछे की गलियों में झांकेंगे, किन कारणों से सफल हो रही है, उसमें किस प्रकार से कोई ना कोई कारण ढूंढे। It makes people so uncomfortable to accept a woman is successful. I have seen this and today I can speak about it frankly. But do you think that is changing, Malini ji? It is changing. But when I'm talking to you, I'm talking about a long mindset Exactly, of a that is 40 why year I of journey, मैं जब गा रही थी तो 80s में मुझे याद है कि हमारी मदर हमको जब प्रोग्राम में एक बार बॉम्बे लेकर गई, म्यूजिक इंडिया का कॉन्टेस्ट था, तो माँ लेकर के गई। तो हमारी एक रिश्ते की मौसी थी, तो मेरी माँ का घर का नाम था निम्मा। तो उन्होंने कहा कि निम्मा, अब तुम इनको लखनऊ छोड़ मुंबई लेके चली गई, इनको स्टेज कराना है क्या? ये स्टेज कराना है, ये सुनते सुनते हुए तो मैं बड़ी हुई हूँ, जवान हुई हूँ कि स्टेज कराना है, यानी कि 80s में तो वही एक इस रूप में देखा जाता था। देखिए, महिलाएं आज कोई भी करियर लें, आकाश भी अब सीमा नहीं है। आपकी अपनी एवी में देख रही थी, फाइटर पायलट से लेकर के वेदर बताने वालों से लेकर के, लेकिन एंटरटेनमेंट फील्ड आज भी एक ऐसी फील्ड है जहां पे स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों की गरिमा, आज भी लोग, उनकी देखने की दृष्टि कैसी है ये उस पर निर्भर करता है। बहुत कुछ, मतलब वो टीचर हो, वो ब्यूरोक्रेसी में निकल जाए, वो MBA कर रही है, सब ठीक है,
oh, she's an artist, because once she's on stage, she's exposed to lakhs and thousands of people. वो ताली बजा सकते हैं, वो फब्ती कर सकते हैं, they can judge you and they can pass comments on you, because ultimately when you are on stage, you are a product. आप मंच पे एक आप अभिव्यक्ति हैं एक, तो आप जब अभिव्यक्त कर रहे हैं और उसमें जज करने वाले पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, और इसीलिए मुझे तो अब लगता है कहीं ना कहीं, आई थिंक आई विल नॉट हेजिटेट इन सेइंग कि जब मैं पारंपरिक लोकगीतों को लेकर के सामने आई तो मेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग स्त्रियों की थी, दादियों की थी, बुआओं की थी, माओं की थी, कि ये सब हम लोग घर में गाते थे और इतना अंडररेटेड इग्नोर्ड था। घर के ही लड़के मजाक उड़ाते थे, क्या ढोलक लेकर शुरू हो जाती हो, लेकिन अब हमें बहुत अच्छा लगता है आप गाती हैं, कि अब उन गानों का हम लोगों को सेंस समझ में आता है। तो व्हाट आई सिंग, सुचरिता, आज भी है। मुझे लगता है यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, जरा एक बार बता दीजिए मालिनी जी को कि आप उनको कितना पसंद करती हैं। So whatever I sing is celebration of womanhood only. एक भी गाना ऐसा नहीं है, वो आप रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रहे तो it is about resilience of women in waiting. longing women who are waiting in the villages. पति चला गया है गांव परदेश कमाई के लिए, और जो प्रतीक्षा में है, ये एक स्त्री की कहानी है, ये सब सारी स्त्रियों की कहानी। सैया मिले लड़कैया, उन सारी स्त्रियों की कहानियां who are still managing with their husbands and they know that what भावर पड़ते ही इस तरह से लड़की जो है। मैंने आज आपसे कहा था कि आज जो बातचीत है वो आपके संगीत से इतर है, आज संगीत पर बात नहीं है, क्योंकि मालिनी जी का एक वक्त जो एक पहचान है वो संगीत की है। लेकिन तब भी मैं अगर आपसे गुजारिश कर पाऊं, क्योंकि ये मंच ऐसा है जिसमें आज हमें आपको जानना है, लेकिन आपने क्योंकि वो जिक्र किया उस गीत का जो कि एक महिला के बारे में बताता है। अब ये जैसे गाना ही है, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। अब ये मुझे तो लगता है बड़ी ही एम्पावर्ड वुमन ही ऐसा कह सकती है कि मैं क्या करूं। इट्स अ पब्लिक डिक्लेरेशन। एक औरत कह रही है मैं क्या करूं, आई एम मैरिड टू अ मैन, टू अ हस्बैंड हु स्टिल लाइक अ स्मॉल बॉय, यंग बॉय, ही इज सो केयरलेस। आगे वो गाने में आता है कि किस तरह से वो न प्यार समझ रहा है, न वो ये समझ रहा है कि मैं उसका साथ चाहती हूँ। और आखिर में 20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं, सैया पुकारे मैया मैया मैं का करूं। अगेन द सेम ओल्ड स्टोरी कि मामाज बॉय, वी आर ऑल डीलिंग विद मामाज बॉय। तो ये आई थिंक एक भी गीत जो हम लोग गाते हैं सुचरिता, वो पूरी मातृशक्ति के सेलिब्रेशंस के गाने हैं। और मुझे लगता है कि ये उस दौर की और कमाल की बात है सुचरिता कि वे एक ऐसे इकोसिस्टम उन्होंने डेवलप किया था, हमारी आपकी पूर्वजाओं ने, हमारी आपकी ग्रैंड मदर्स ने, जहां उन्हें किसी की जरूरत भी नहीं थी। हस्बैंड है, नहीं आए, 3 महीने बाद आ रहे हैं। दे हैड देयर ओन ग्रेट इकोसिस्टम, जहां पर बड़ा परिवार है, उस बड़े परिवार में उतने अधिकार के साथ देवर के संग उनकी ठिठोली है, उतने ही अधिकार के संग छेड़खानी करके नंदोई आया हुआ है तो उसके संग भी। तो आई थिंक आज हम इन चीजों को बहुत सारे जिन दायरों में बांधने की कोशिश करते हैं, women in the past, I think our grandmothers were far empowered, much stronger, they were so vocal about what they felt. आज हम मन में रखते हैं, but these songs that I sing, ये रत जगह बुलहुआ जो खत्म हो गया है, ये था क्या? किसी के यहाँ पे किसी की गली में कोई लड़का है जो कि सीटियां बजा रहा है, फब्ती कसता है, कैसे टाइट किया जाए, और वो सीधे गाने पे उन पे गाना जड़ दिया, उनको सामने सुना भी दिया, घूंघट कढ़ा हुआ है, बोल दिया, कहने और सुनने वाले को समझ में आ गया। तो ये मुझे लगता है कि जो ये गाने हैं जो मैं गाती हूँ, लोकगीत, ये एक अपने आप में सब कहानियाँ हैं, लोगों की अपनी सुनी हुई जी हुई कहानियाँ, एंड दे डोंट टॉक अबाउट वन पर्सन। वो बहुत ही मुझे लगता है दे आर वेरी प्लूरल इन देयर एक्सप्रेशन। तभी मैं कहती हूँ क्योंकि आप जो भारतीय जो एक पहचान है, और वो पहचान जो कि गांव शहरों भारत के लोक संगीत से जुड़ी हुई है, उस पहचान से आपकी पहचान है, और इसीलिए आप इतनी खूबसूरती से ये बात कह पाती हैं। मैं
इस सेशन के अंत में एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जो हम आज अपनी हर महिला मेहमान से पूछेंगे। What was your dare to dream moment, मालिनी जी? वो एक ऐसा समय जब आपको लगा कि अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन मुझे ये फैसला लेना है और इसके बाद मेरा जीवन बदलेगा। ऐसा एक मोमेंट तो औरत की जिंदगी में कभी नहीं आता, कई आते हैं। कई आते हैं। हाँ, सही है ना, कई आते हैं। एक मोमेंट ये बहुत ड्रामेटिक है, एक मोमेंट। इतनी लंबी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे लम्हे आते हैं जब औरत को वाकई सोचना पड़ता है कि ये या अब ये। देखिए, गाना तो चूंकि मेरा गाने के साथ ही परवरिश हुई, वैसे ही माहौल में विवाह हुआ, तो सबको मालूम था, देयर वाज नथिंग न्यू अबाउट व्हाट आई वाज डूइंग। लेकिन एक मौका ऐसा आया, दो मौके जिनके बारे में बताना चाहूँगी। जब एक मैं नोएडा में आकर के बच्चों के साथ यहाँ पर हमें रहना हुआ, तो मैंने ये तय किया कि अवनीश के ट्रांसफर्स के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई थी। तो मैंने कहा कि मैं अब अकेले यहाँ पर इनके संग रहती हूँ ताकि इनकी पढ़ाई कंसोलिडेट हो, 10th 12th एक स्कूल से तो कम से कम हो। और दूसरा ये कि इसी बहाने मैं अपने आप को यूपी से बाहर निकालना चाहती थी। ये पहली बार किसी मंच से कह रही हूँ। यूपी से बाहर निकालने का मकसद ये था कि लखनऊ में मुझे अपना कंपटीशन मालूम था, लखनऊ में मुझे आकाश मालूम था, वहाँ पे वाह वाह करने वाले मालूम थे, दाद देने वाले मालूम था, मुझे पता था मेरी ऑडियंस कौन थी। आई वॉन्टेड टू गो टू अ बिगर आउट ऑडियंस जहाँ पे आई विल बी जज्ड ऑन माई ओन मेरिट, एंड दैट वॉज दिल्ली। यहाँ पर मैं आई और करीब यहाँ पे 4 साल मैं रही। मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए ज़िंदगी में 2004 के बाद से। और दूसरा एक बड़ा मेरे लिए निर्णय था जब मैं एक रियलिटी शो कर रही थी, जुनून रियलिटी शो। उसके पहले मैं कई कर चुकी थी, लेकिन जब जुनून कर रही थी सुचरिता, तो ये वो टाइम था जब मैं गुरु गिरजा देवी जी से सीख रही थी। कई अवार्ड्स मिल चुके थे, आई वॉज ऑलरेडी ए टॉप ग्रेड रेडियो आर्टिस्ट, एक नाम बन चुका था, शोहरत थी, और मैं उम्र के उस दौर में थी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं 40 की दहलीज पार कर रही थी। वहाँ पे रियलिटी शो आया और उसमें मुझे पूछा गया कि फोक फिल्म एंड सूफी, इसमें आप फोक को रिप्रेजेंट करें। मैंने मना कर दिया उनको कि आई डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि रियलिटी शो उस समय तक थोड़े मजाक से बन गए थे। और मैंने कहा कि अभी कोई जज बोल देगा कुछ भी तो उस पर, यू नो, दैट इज हाउ यू आर जज्ड, योर होल लाइफ इज जज्ड। तो मैंने कहा आई डोंट वांट टू डू इट। और बहुत सोचने के बाद मैंने जब वो निर्णय लिया, तो वो निर्णय लेने के संग संग सुचरिता पहली बार मैंने निर्णय लिया कि देन माई लुक विल चेंज, द वे आई परफॉर्म विल हैव टू चेंज। और उस समय मैंने तय किया कि मैं लहंगा, दुपट्टा, 16 श्रृंगार करके मंच पे जाऊंगी, और लोकगीत जो कहता है, जो लोकगीत में जो यात्रा है, नृत्य की है, अभिनय की है, जो भी है, वो मैं करूंगी। वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मुझे मालूम था कि पीपल विल जज मी फॉर इट, बिकॉज आई विल बी डांसिंग ऑन स्टेज। और बनारस की पूरब अंग की गायकी में अपनी गुरु से ठुमरी की वो लेने के बाद डांसिंग को लोग, या तो आप कोई पारंपरिक नृत्य की शैली ले, या डांसिंग जो अभी भी लोगों के दिमाग में है, इट इज ओनली एंटरटेनमेंट डांसिंग, राइट। लेकिन मैंने उसका ये निकाला कि फोक मीन्स थिएटर, डांस, इमोशन, एवरीथिंग, एंड दैट वाज अ टर्निंग अमाउंट। मुझे याद भी है पहले एपिसोड में जब मैं गई, आई वाज सो कॉन्शियस एंड आई जस्ट थॉट दैट आई एम स्टिल इन स्कूल, अभी मैं पढ़ रही हूँ। और जब मैं पहली बार मैंने नाचा, और नाच करके मैंने जो ऐसे ही किया, क्योंकि मेरा दिस इज अ वेरी नेचुरल जेस्चर आई मेक, तो मैंने देखा कि स्टूडियो में जितने लोग थे जी, वो खड़े होकर के सब ठुमका लगा के नाचने लगे। और मुझे ये लगा कि जो मैं कर रही हूँ, ये दरअसल हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ ऐसे ही बस ढोलक पर उठ के खड़ी हो जाती थी उसी ग्रेस के साथ। तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई डिसाइडेड दैट माय परफॉर्मेंस, दैट लुक हैज टू चेंज, the way I perform has to change. It was a very, very challenging moment because you have to be open to be scrutinized and to be subjected to scrutiny. And you do it so beautifully, because the ones who've seen you on stage in a live performance know that there's sheer energy, and I think that comes from the fact that you love your art form. And when you're on stage, she's sheer energy that I think our viewers also know. Sucharita, you can't do it unless you're convinced about it. मतलब how far can you go about it? Exactly. आप गा सकते हो, लेकिन how far? There has to be madness
to the conviction, to the core. Absolutely, and I think that reflects in your performance, Malini ji. Padmashri Malini Awasthi, बहुत बहुत धन्यवाद. और मुझे लगता है एक सीख इस मंच से जो मिल रही है मालिनी जी के साथ कि एक महिला सफल है तो उसके पीछे उसका परिश्रम और उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत है. बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी. Thank you. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. I would like to tell the august gathering here and those of our citizens who are watching us at home. No woman in the history of India has ever walked up to a politician to say, I need a toilet. It was never a part of public discourse, or for that matter, even conversations in newsrooms, in summits like this. That from the ramparts of the Red Fort, when Modi became Pradhan Sevak, he said, we all speak about development and empowerment of women, but do most women in our country begin their day with dignity? And that is why in the history of our country, for the first time, we had our head of government imploring to the entire nation and state governments included, if we talk about ensuring dignity of women, can we begin by building a simple toilet? Something which had no political glamour attached to it. Something that never assured a vote bank. Something that was not a part of popular or social discourse, became the clarion call for a country of 1 billion plus. Who knew that one day as a nation we will rejoice the fact that we have built 110 million toilets? But what was the multiplier effect? The Prime Minister in that very speech said, do we not know that young girls drop out of schools because they don't have a separate toilet access? That they cringe and they wait and they struggle, but they do not speak of their discomfort. Can we look at education institutions having the same facility so that we can curb dropouts amongst the young girls? And in that, the Prime Minister gave a dedicated timeline. He said, if we have the tenacity, let's build in every government school a separate toilet for young girls in 1 year. I would like to remind you it was one line in a speech that spoke about freedom and independence. But for the first time in the history of our country, we had the man at the helm talking about that young girl who was uncomfortable at school only because she did not have this simple infrastructural intervention. That education is a partnership between the center and the state may not be known to many, but that the Prime Minister could inspire collaboration and have over 4 lakh toilets built only in government schools, only so that girls don't drop out, speaks volumes of our capacity as a country. I must say this, every step of the Prime Minister put the... Speaking of pride, there is a lady in the audience who, not from the lens of gender, but from the lens of science,
looked at the sun, and sitting here bright amongst us, Nigar Shahji. A big round of applause for her. So as the President received salutations, salutes from women in all ranks, roles and services, was the tableau of ISRO with its genuine female scientist taking the Kartavya Path with a sense of pride and gratitude. And these are the stories that make this summit special. Bold, resilient, unyielding. That is the woman of India. I grew up in 60s and I was a teenager in 80s. I got married in 80s. तो जब मेरी शादी हुई है उस समय एक बहुत तयशुदा राय होती थी शादीशुदा औरतों की. बिल्कुल. मेरी शादी को हो गए 35-36 साल. सो यू नो आई एम टॉकिंग ऑफ एन एरा. और उस दौर में अब शादी हो गई तो माता पिता ये मानते ही थे कि अब सेटल हो गई लड़की. सेटल का मतलब समझ गए ना. अब हाथ धो लिए, छुट्टी हो गई. हाथ धो लिए मतलब इन पॉजिटिव वे, प्रसन्न है भाई, हम संतुष्ट हैं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया. अब ये लड़की का अब अपना जीवन वही होगा जो पति चाहेगा, जैसा वो चाहेगा, जैसा वो जीवन जी रहा वही जीवन. अपनी एस्पिरेशंस, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, उनके लिए कोई आकाश होगा या उसकी उड़ान वो औरत अब कैसे भरेगी, वो तय करना, वो सोचना उस विवाहित औरत की खुद की जिम्मेदारी थी. मेरी भी थी. और मैं सुचरिता शुरू से गाती थी. और जब मेरी शादी हुई है तो मेरे पतिदेव को ये मालूम था कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ. आई वॉज डूइंग स्टेज. सो ही न्यू. इनफैक्ट वो मेरा स्टेज शो देखने के लिए आए थे 2. जब हमारी शादी, हमारी कोर्टशिप 2 साल रही. एंड इट वॉज एन अरेंज मैरिज, नॉट अ लव मैरिज. तो लेकिन 2 साल की कोर्टशिप तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहती हूँ ना 15 बरस की मैं गौने पे आई, सैया उड़ावे कनकैया, तो वो समझ लीजिए वही दौर है कि आप बचपने से ही मुझे कई बार लगता है कि हम दोनों साथ ग्रो किए. लेकिन शादी होने के बाद आप फिर वापस उसी तरह की एक ज़मीन पा सकेंगे. माँ नहीं अब इस समय जो आपका हाथ पकड़ करके आपके साथ चले, और अब आप माँ बन चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति है. वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले, वो सिस्टरहुड वगैरह तो बाद की बात है, औरत की खुद को अपनी निगाहों में अपनी इतनी कदर होती है कि आई विल बी द बेस्ट वाइफ, आई विल बी द बेस्ट मॉम, कि वो पैरों पे बेड़ियाँ डाल देती है. ऐसा मुझे लगता है कि मेरे संग तो यही हुआ कि मुझे लगा कि मेरी अब जवाबदेही जिम्मेदारी पहले उन भूमिकाओं के प्रति है जो प्रभु ने बड़ी कृपा से मेरे जीवन में उतारी हैं. सो आई हैव टू डील दैट फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल देखी जाएगी तब की. और उसके लिए मैं एक बात बता दूं, कभी भी कोई तश्तरी पे रख के मौके नहीं लेके आता. हमेशा मौके आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं, मांगने पड़ते हैं. मैंने मांगा. मुझे याद है जब मेरे विवाह को, ये शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मेरी शादी को करीब 4-5 साल हो गए, दोनों बच्चे हो गए. मेरी सिस्टर एक दिन आई मिलने मुझसे, और मेरी मदर इन लॉ भी थी उस समय साथ में. तो मेरी बहन ने मेरे को देखा कि मैंने हंसना मुस्कुराना भी बंद कर दिया था. जो एक स्ट्रेस होता है, दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं, उसका मतलब उसको भी जो भी अनुभव हुआ, बहनें ज़्यादा समझ जाती हैं. और उसने कहा कि आज चलो तुम मुझे कुछ सुनाओ, तानपुरा उठाओ, कुछ सुनाओ. तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बहन है, उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकती. अंदर इतनी खुशी भी हुई लेकिन हिम्मत नहीं थी कि गा पाऊंगी कि नहीं. और मैंने तानपुरा उठाया और जैसे ही मैंने स्वर लगाया तो मैं फूट फूट के रोने लगी. अब मुझे लगता है शायद डिप्रेशन रहा होगा, शायद इतने सालों का जो पूरा रुका हुआ था वो पूरा यहाँ से नहीं, यहाँ से बह निकला. और मेरी बहन ने जाकर सीधे मेरे मदर फादर को बताया कि ये तो वो है ही नहीं जो हुआ करती थी. और वो तो रोने लगी बजाय गाने के. आज इन चीज़ों को आप नए नए टर्म, मेंटल हेल्थ और क्या क्या बोलते हैं. हमारे यहाँ तो आधे से अधिक औरतें मुझे लगता है कि बिना जाने इसी से डील करती हुई जीती भी हैं.
We live in earth because of sun. There are many mysteries of sun is still not understood. So this mission helps to understand the better the process of the sun, because you might have heard lot of flares and ejections. Because always solar wind and all, you maybe solar storm, all those things you might have heard. So those the exact time of starting or the direction of its arrival, whether it is going to hit Earth, and more to Earth, we have lot of spacecrafts moving around the Earth. So whether it देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था,
वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे? सरकार के काम उसको बताएंगे? उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको। और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને? हाँ, 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। साथियों, विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं अभी दक्षिण में गया था, राम मंदिर को लेकर के मेरा एक अनुष्ठान चलता था और मैंने वहां जो भाव देखा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान। मेरा कार्यक्रम नहीं था पब्लिक का, मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था, लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। मैंने देश की ताकत को, देश के आशीर्वाद की ताकत को, माताओं बहनों के आशीर्वाद की ताकत को अनुभव किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। शायद कितने जन्मों का पुण्य होगा तब जाकर के मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, मध्य प्रदेश एक उत्तम उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2 अलग अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल।
कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत नफरत नफरत। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी। साथियों, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्रालय बनाया, अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट निकाला और आदिवासी इलाकों का विकास, आदिवासी लोगों का विकास, आदिवासी बेटे बेटियों के भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की। ये बीजेपी की सरकार है जिसने एमएसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले। भाइयों और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आज और भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज तिलक मांझी, हमारे तिलका मांझी जी, हमारे आदिवासी समाज का गौरव, उन्होंने बिहार के भागलपुर में अंग्रेज
1784 में, 1784 में, यानी 1857 से भी पहले हमारे तिलक मांझी जी ने भागलपुर के कमीशन किलिंग लैंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को। आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जयंती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठा है। आज जो कार्यक्रमों की रचना हुई उसके कारण अब झाबुआ, रतलाम, खरगोन, धार और आसपास के युवाओं को, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा, न इंदौर, उज्जैन के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथियों, गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए। मैं आपके बाजू में, यानी पता ही नहीं चलता कि मध्य प्रदेश है कि गुजरात है, यहां के गांव-गांव जाता था, भिक्षा मांगता था और घर घर जाके कहता था कि मुझे भिक्षा में वादा दो, वचन दो कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। मैं मुख्यमंत्री था, 13, 14, 15 जून 40-45 डिग्री तापमान रहता था, चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी। तब मैं झाबुआ के बगल में दाहोद के जंगलों में छोटे छोटे गांवों में जाकर के बेटियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाने का काम करता था। अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहा हूं, रेसिडेंशियल स्कूल। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है।
हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। ये नीयत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये नीयत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। साथियों, आज स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनकी जमीन के कागजात दिए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहां भी 1,75,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिए गए हैं। ये अधिकार पत्र नहीं, ये आपकी जिंदगी में सुरक्षा पत्र भी है। ये सिक्योरिटी की गारंटी का पर्चा है। वो सुरक्षा पत्र जिनसे हमारे परिवारों को भूमि विवादों से सुरक्षा मिलती है। वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सूदखोरों के कर्ज से सुरक्षा देते हैं। आप पहले की उस स्थिति की परिकल्पना करिए जब किसी व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। 2-2 पीढ़ी कोर्ट के चक्कर काटने में ही पूरी हो जाती थी। जब किसी लोन के लिए सूदखोरों से मिन्नत करनी पड़ती थी, जब पढ़ाई के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ती थी। आज एक स्वामित्व योजना मेरे देश के गांव गरीब को इन सब मुश्किलों से बचाती है। साथियों, आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया। बेटा, तुम्हारा हाथ दुख जाए तो दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया मिल गया। तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। शाबाश, समझदार हो। जो सबसे गरीब थे, आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है। सबसे आखिरी गांव, सबसे आखिरी वर्ग, ये कौन लोग थे? इनमें से ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ऐसे वंचित समाज के लोग थे। इसलिए सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जन मन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य पीएम जन मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री
आदि आदर्श ग्राम योजना के जरिए झबुआ के भी 550 गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार एमपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में एमपी को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उसे 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं। 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब 3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवेज का भी आज लोकार्पण हुआ है। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सड़क की, बिजली की, रोजगार की सुविधाएं नहीं पहुंचती थी? इनमें से अधिकांश जनजातीय और ग्रामीण इलाके ही थे, क्योंकि कांग्रेस को आपके गांव की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कांग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की, उनके बनाए गड्ढे भरने के लिए आज हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं? उन बेचारों की मुसीबत तो है। जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी, उतना ही और धंसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है।
देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके भरी पड़ी है। ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। देश को कांग्रेस की वो करतूत याद है। चुनाव आने पर ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालियां देते हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया है। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं है। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद झाबुआ, रतलाम और धार के हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहां के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें, ये मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं। जनता ने कांग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है वो तो अभी ब्याज का जवाब है। कांग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहां की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। लखपति दीदी अभियान का बहुत बड़ा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी हो रहा है। केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत देश के 15,000 स्वयं सहायता समूहों को
आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है। बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी झाबुआ में भी कृषि क्रांति करती हुई दिखाई देने लगेगी। साथियों, आदिवासी शिल्प, कला और उत्पादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है। आदिवासी समाज के पारंपरिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं उनके परिणाम भी आने लगे हैं। आदिवासी कला और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आदि महोत्सव भी चल रहा है। आदि महोत्सव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सीमित कर दिया था, आज उसका गौरव पूरा विश्व जान रहा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है वो और गति से आगे बढ़ेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानीय लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ और जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सकती है आपकी। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब इस आदिवासी महाकुंभ के समापन अवसर पर I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. Time now for a short commercial break. On the other side, UP CM and lawmakers visit Ram Mandir in Ayodhya. SP skips Mandir Darshan. Expert Congress leader Acharya Pramod Krishnam rains fire on the Congress party, says is praising Lord Ram against Congress. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. 1 crore women have already become Lakpati Didis. Now we are aiming at 3 crore women. The ambition, the partnership between women of this country and their Prime Minister is historic. Speaking of drones and women that fly, while we had the Supreme Commander of the Armed Forces take salutations and salutes from women in all roles, ranks and services this Republic Day, I'm also cognizant of the fact that the President of India has very humble origins, that she is the first girl in her village in Odisha who studied beyond Standard 5, that in her life's journey she became an MLA, a minister, lost a Lok Sabha election,
became the first ever female governor of Jharkhand, is the third president ever in our country who has done a sortie in a fighter jet, her recent adventures with the Sukhoi. But imagine, her entire life's journey was about finding political space. Imagine her satisfaction, her pride. When the government of India, under the aegis of the parliament, could present to her the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 33% reservation for women in this country. Imagine her pride. Imagine her pride as a Supreme Commander of the Armed Forces, when, yes, she sees veteran and personnel currently in service, received one rank, one pension, receive the best of support and supplies from the government of India, but also at the helm, she sees women with permanent commission in the armed forces. Imagine her pride. And speaking of pride, there is a lady in the audience I would now point out to. They say our missions are sometimes called mom. That we can go to Mars on the dark side of the moon on a budget which is possibly less expensive than a Tom Cruise movie. But at the helm of it were the women at ISRO. The lady who, not from the lens of gender, but from the lens of science, looked at the sun, and sitting here bright amongst us, Nigar Shahji, a big round of applause for her. So as the President received salutations, salutes from women in all ranks, roles and services, was the tableau of ISRO with its genuine female scientist taking the Kartavya Path with a sense of pride and gratitude. And these are the stories that make this summit special. About 100 years ago, less than 100 years ago, even mirrors were not usual. Many people did not have mirrors in their home. Most people had never seen their own face. This is less than 100 years ago. Can you imagine? And we cut across to breaking news coming in. Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, all set to visit Ram Mandir tomorrow. These are the details that are just coming in, where he will pay a visit to Ram Lalla. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann is also to accompany him. Both Chief Ministers of Delhi and Punjab, who along with their families are set to travel to Ayodhya tomorrow to offer prayers at the Ram Temple. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who had skipped the Mandir invite when the Pran Pratishtha ceremony had happened, and had also at that time said that he will visit the Ram Mandir at a later point, is scheduled to do so tomorrow. This is the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann, along with their families, who will be in the Ram Mandir tomorrow. Cutting across to Madhurima, who is joining us on the broadcast to give us more details. Madhurima, of course, the faith aspect is certainly there, and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has always reiterated his faith in Lord Ram. But in terms of the political message he sends out by skipping the Pran Pratishtha ceremony and going tomorrow along with his family, how is the Aam Aadmi Party really trying to build the perception on that front?
Well, absolutely, Swesha. You've put it very rightly that how Mr. Kejriwal initially had rejected the invitation for the consecration ceremony, asserting, he treated the similar lines as of the India Alliance and the Congress Party, that it appears to be more of a BJP RSS event. However, he had said that he would be visiting later, and this is now coming to the fore that him, along with his family and the Punjab Chief Minister, will be visiting Ayodhya. Now what needs to be seen here is this is, as the BJP is also claiming, it is also being seen as a political stint, that on one hand he rejected the invitation, and now here to woo the Hindu electorates, this bid is coming forward from the side of Mr. Arvind Kejriwal, where he'll be visiting Ayodhya. So yes, there's a lot of political outburst on this particular announcement of his, that he'll be going to Ayodhya along with the Punjab Chief Minister ahead of a couple of months of elections. Yes, so you put it very rightly, Swesha, that initially he had rejected the invitation, and now, as he had said that he'll be going and be visiting Ayodhya later, he is scheduled to visit now. We'll have to wait and watch if any more political controversy comes out of it, or will it be a silent visit. We'll have to wait and watch for that. Swesha. Oh yes, absolutely. We wait and watch how the developments occur. For so far, as we tell all our viewers that Arvind Kejriwal is set to visit the temple tomorrow along with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and their respective families. But important to understand how they are planning this. We'll keep coming back to you for more on this, Madhurima. For the moment, we move on. Time now for a short commercial break. On the other side, we get you details of UP Chief Minister Yogi Adityanath and lawmakers who are visiting the Ram Mandir in Ayodhya, as the Samajwadi Party has decided to skip the Mandir Darshan yet again. Expert Congress leader Acharya Pramod Krishnam rains fire on Congress, says he is praising Lord Ram against the Congress. How many of you had those goosebump moments when we had our Chandrayaan landing on the moon? And she is someone who was integral, or has been integral to not just Chandrayaan, in fact, ma'am, right? Many other of our projects which ISRO has spearheaded over the last couple of years. Yeah. I'm handling all the interplanetary missions and the low Earth orbit missions, and I'm also the project director for the Aditya L1 mission, which sets up the first country's solar observatory. So let's begin with that only, because I remember when the Aditya L1 was launched, you said it's a dream come true. Yeah. So why did you say that it's a dream come true? In space missions, especially science missions, are very challenging because the instruments what we need to build, it's quite challenging. And it took, for me, 8 years back when I was handed over the project director post, it was really challenging. I was always looking for the day that a spacecraft will be completed and it will be launched. That's why I said it's a dream come true. So the journey of conceptualizing Aditya and then seeing it go there. Because it's a collaborative effort, not only with ISRO, other science institutes also, we had instruments from them. So working with them and making them build the instrument and deliver to us, that's a lot of people management is very, very important in those aspects. So it was, that's why I said dream come true. Right, okay, so the success part of it. So let's keep the science for later. Let's go back to the beginning and what really inspired you to pick up science and when you started, like class 11, class 12, did you think in terms of being part of ISRO, being part of Chandrayaan, or was it one step at a time? You were interested in maths. How your interest in science and maths began essentially? It's all because of my father. He's a graduate in mathematics in those days of 30s, 40s, and he's a voracious reader too. So he developed the interest of science in us, in all his children.
So, and I felt naturally I had, what is that? I like to do, to do the science, especially maths and physics. Because later, during my school days, I remember why I was so happy to do maths and physics is because we don't need to study a lot. If you understand the logics behind it, it will be always easy. How many of you agree with that? Is it easy? Like she's saying it's so easy? Okay, carry on. Yeah. Because what I felt is in biology and chemistry and all, if you see, a lot of things you have to remember, you need to study a lot. Even in medicine, if you take, you need to study a lot. But here in the maths and physics, I always felt that if you understand the logics behind it and how that the fundamentals behind it, it's easy to build over it and you need not study a lot. That's what my feeling I had in my school days, and I developed interest in maths and physics, and it's that goes to my father who inculcated in me the interest, and also he used to tell a lot of stories about the Nobel laureates and things like that, especially about Marie Curie. He used to tell me a lot that how when she was pregnant also she was so much the thorium she was to generate the radium in it, and a lot of stories he used to tell that inspired me, and I took it that way. I would like to tell the august gathering here and those of our citizens who are watching us at home. No woman in the history of India has ever walked up to a politician to say, I need a toilet. It was never a part of public discourse, or for that matter, even conversations in newsrooms, in summits like this. That from the ramparts of the Red Fort, when Modi became Pradhan Sevak, he said, we all speak about development and empowerment of women, but do most women in our country begin their day with dignity? And that is why in the history of our country, for the first time, we had our head of government imploring to the entire nation and state governments included, if we talk about ensuring dignity of women, can we begin by building a simple toilet? Something which had no political glamour attached to it. Something that never assured a vote bank. Something that was not a part of popular or social discourse, became the clarion call for a country. Thank you for staying with Republic. And well, days after violence unfolded in Uttarakhand's Haldwani city, where 5 individuals lost their lives, curfew that is still ongoing in Balpura area. The police arrested 4 more accused and brought them to the Haldwani police station while further investigation is underway. Akhil, getting you all these details. Right now, I'm standing at Haldwani's Balbhoonpura area where you can see the curfew is still on. I'd like to request my Vijay to pan and show you the visual of this area right now. So if you can see, all the shops are closed. Over here, you can see not even a single shop which is open, and security forces have been deployed. On February 8th night, when the violence took place, the unruly mob attacked police, and after that, the police have started arresting the unruly people who have been part of this entire conspiracy. So far, 5 people have been arrested in this case, and 54 have been detained by the police team. Police team is still questioning the arrested accused, and the search operation in this Balbhoonpur area is still going on, from where stones were hurled at the police and civic body officials. So what has happened on 8th of February, when the civic body officials have come over here for an anti-encroachment drive on 3-acre
land where it is said to be that a madrasa was there, but as per the paper, if you go by the papers, there is no such madrasa which was being found over there. And we spoke to the DM of Nainital, Ms. Vandana Singh, and she further suggested that the mob which was unruly had attacked the police team that had come for the over here for an anti-encroachment drive. But still, if you see the current situation, 10 different teams of Uttarakhand police is searching for the unruly elements in some districts of UP as well, which include Bareilly and Moradabad. And apart from this, the State Chief Secretary Radha Raturi has demanded from Union Chief Secretary for 4 more additional companies of paramilitary forces. And apart from that, if you see this Balbhunpur area where the curfew is still on, and if you go towards the another side of the city, the curfew has been lifted, and there the shops are open and all the normal activities are going on over there. With video journalist Anil Akil for Republic TV. I am very, very happy to announce that Niva Bhupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Niva Bhupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. I grew up in 60s and I was a teenager in 80s. I got married in 80s. तो जब मेरी शादी हुई है उस समय एक बहुत तयशुदा राय होती थी शादीशुदा औरतों की. बिल्कुल. मेरी शादी को हो गए 35-36 साल. So you know I'm talking of an era. और उस दौर में अब शादी हो गई तो माता पिता ये मानते ही थे कि अब सेटल हो गई लड़की. सेटल का मतलब समझ गए ना. अब हाथ धो लिए, छुट्टी हो गई. हाथ धो लिए मतलब इन पॉजिटिव वे, प्रसन्न है भाई, हम संतुष्ट हैं, हमने अपना कर्तव्य कर दिया. अब ये लड़की का अब अपना जीवन वही होगा जो पति चाहेगा, जैसा वो चाहेगा, जैसा वो जीवन जी रहा वही जीवन. अपनी एस्पिरेशंस, अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाएं, उनके लिए कोई आकाश होगा या उसकी उड़ान वो औरत अब कैसे भरेगी, वो तय करना, वो सोचना उस विवाहित औरत की खुद की जिम्मेदारी थी. मेरी भी थी. और मैं सुचरिता शुरू से गाती थी और जब मेरी शादी हुई है तो मेरे पतिदेव को ये मालूम था कि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ. आई वॉज डूइंग स्टेज, सो ही न्यू. इनफैक्ट वो मेरा स्टेज शो देखने के लिए आए थे 2. जब हमारी शादी, हमारी कोर्टशिप 2 साल रही एंड इट वॉज एन अरेंज मैरिज, नॉट अ लव मैरिज. तो लेकिन 2 साल की कोर्टशिप तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं कहती हूँ ना 15 बरस की मैं गवने पे आई, सैया उड़ावे कनकैया, तो वो समझ लीजिए वही दौर है कि आप बचपने से ही मुझे कई बार लगता है कि हम दोनों साथ ग्रो किए. लेकिन शादी होने के बाद आप फिर वापस उसी तरह की एक ज़मीन पा सकेंगे. माँ नहीं अब इस समय जो आपका हाथ पकड़ करके आपके साथ चले, और अब आप माँ बन चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी जिम्मेदारी उनके प्रति है. वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे पहले, वो सिस्टरहुड वगैरह तो बाद की बात है, औरत की खुद को अपनी निगाहों में अपनी इतनी कदर होती है कि आई विल बी द बेस्ट वाइफ, आई विल बी द बेस्ट मॉम, कि वो पैरों पे बेड़ियाँ डाल देती है. ऐसा मुझे लगता है कि मेरे संग तो यही हुआ कि मुझे लगा कि मेरी अब जवाबदेही, जिम्मेदारी पहले उन भूमिकाओं के प्रति है जो प्रभु ने बड़ी कृपा से मेरे जीवन में उतारी हैं. सो आई हैव टू डील दैट फर्स्ट, रेस्ट एवरीथिंग विल देखी जाएगी तब की. और उसके लिए मैं एक बात बता दूं, कभी भी कोई तश्तरी पे रख के मौके नहीं लेके आता. हमेशा मौके आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं, मांगने पड़ते हैं. मैंने मांगा. मुझे याद है जब मेरे विवाह को, ये शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मेरी शादी को करीब 4-5 साल हो गए, दोनों बच्चे हो गए. मेरी सिस्टर एक दिन आई मिलने मुझसे और मेरी मदर इन लॉ भी थी उस समय साथ में. तो मेरी बहन ने मेरे को देखा कि मैंने हंसना मुस्कुराना भी बंद कर दिया था. जो एक स्ट्रेस होता है
दोनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे हैं, उसका मतलब उसको भी जो भी अनुभव हुआ, बहनें ज़्यादा समझ जाती हैं, और उसने कहा कि आज चलो तुम मुझे कुछ सुनाओ, तानपुरा उठाओ, कुछ सुनाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ी बहन है, उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकती। अंदर इतनी खुशी भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि गा पाऊंगी कि नहीं। और मैंने तानपुरा उठाया और जैसे ही मैंने स्वर लगाया तो मैं फूट फूट के रोने लगी। अब मुझे लगता है शायद डिप्रेशन रहा होगा, शायद इतने सालों का जो पूरा रुका हुआ था वो पूरा यहाँ से नहीं, यहाँ से बह निकला। और मेरी बहन ने जाकर सीधे मेरे मदर फादर को बताया कि ये तो वो है ही नहीं जो हुआ करती थी, और वो तो रोने लगी बजाय गाने के। आज इन जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। Prime Minister MP Jhabua reiterates that the NDA will get 400 plus seats in the Lok Sabha polls. Says Congress will be wiped out in 2024. मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत नफरत नफरत। Prime Minister makes a scathing attack at the Congress, says loot and scoot is Congress's oxygen. क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? Expelled Congress leader Acharya Pramod Krishnam rains fire at the Congress, questions if praising Lord Ram is against party activities. UP Chief Minister and lawmakers visit the Ram Mandir in Ayodhya. Samajwadi Party skips the darshan. Arvind Kejriwal and Bhagwan Mann to visit the Ram Mandir on Monday with their families. Javed Siddiqui, younger brother of SP leader, arrested in Haldwani riots, lens also on the role of Rohingyas. And Congress remains unrepentant even after Rahul Gandhi was fact-checked on Prime Minister's OBC status. Now Udit Raj misfires, says Prime Minister misled the nation. And in the latest development coming in from Haldwani, viewers, the government officials are in talks with Jamiyat Ulama-e-Hind, and a team from Delhi has arrived to meet this SDM by Tosh Verma and City Magistrate Richa Singh, while the demolition was carried out with the presence of, in presence of Municipal Commissioner Pankaj Upadhyay. So our top officials are holding talks with the Jamiyat Ulama-e-Hind. That is the big update we have right now coming in from tension-ridden area of Haldwani, that is in Uttarakhand. And right now what we know is that there is a meeting going on between the top government officials and the Jamiyat Ulama-e-Hind. So this is the big update we have right now. On your screen, you can get, we're getting you more updates and details on the same. There have been several arrests also that have been made in the Haldwani clashes, viewers. And there have been a scanner on the role of many people in connection with parties. And also, of course, there is now a meeting that is being held between the Jamiyat Ulama-e-Hind and the top officials. They're also meeting the SDM. So top officials coming in from Delhi.
All right, we'll get you more updates about from Uttarakhand, viewers. But you know, Haldwani has been struck with violence, and there has been a lot of reports that have been coming out about the intel failure as well, because there have been a lot of aggressive protests by the locals there during anti-encroachment drive. And now, of course, Uttarakhand had ordered magisterial probe also into the violence. And in Haldwani case, people have also lost their lives. There are many people who have been arrested. At least 5 people have already been arrested in this case. But right now, of course, the government is taking cognizance of what has happened in Haldwani. The tensions, of course, continue to grip Haldwani. And officials also, the role of officials has also been under scanner. All right, we're getting you more updates right now. Acharya Pramod Krishnam has now hit out at the Congress party after the Vadra Congress had expelled him from the party. Now listen in to what Acharya Pramod Krishnam had to say in reaction to what happened, in reaction to his 6-year suspension. Take a listen into what Acharya Pramod said. मुझे कल रात कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? तो ये मेरे सवाल हैं जो कांग्रेस लीडरशिप से हैं, और कांग्रेस नेतृत्व को ये बताना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बात और कौन सा बयान पार्टी विरोधी है। ये मेरी मांग है। दूसरी मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है?
इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से, जब मेरी उम्र लगभग 16-17 वर्ष थी, 81-82 में लगभग स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था, जब वो संजय गांधी जी के निधन के बाद सांसद बने थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। तब से लेके मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। राजीव जी को मैंने एक वादा किया था, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद, जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी और राजीव गांधी जी से हमें राजेश पायलट जी ने मिलवाया था। हमने कहा था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और इस वादे को हमने निभाया। बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तो ये देश हित में फैसला था। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया, तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सह करके मैं कांग्रेस में क्यों हूं। My colleague Madhurima Mishra joining us on the broadcast for more. Madhurima, clearly you can see that Jaya Pramod Krishnam is going all out against the Congress party, and he's showing the mirror to the Congress party. We've seen that there have been time and again that what he is saying right now, it completely is in line what he has said before. Also, he has listed out the decisions of the Vadra Congress which he was against back then, and he continues to remain. And now that he has been handed over a suspension letter, he has now completely gone all out, all guns blazing. Well, yes, absolutely, Rakshita. Here we have Mr. Pramod Acharya Krishna, who comes forward and is now questioning the Congress party straight out, asking that they must define what does anti-party activity mean, because in the letter that was issued to Mr. Krishnan, it was asserted by the Congress party that due to anti-party activities, the Congress party is taking the decision of expelling him for 6 years. Now, Mr. Krishnan is asking that whether to support Ram is anti-party activity, whether to support
support anti-Sanatan, comments to stand against them. Is that anti-party? They must define anti-party. Then he goes on to add that he has been a Congress loyalist through and through, that he had pledged in front of Rajiv Gandhi that he is going to be associated with the Congress party till his last breath. And the Congress party has done this with a person like him. Then he goes on to forward and fire yet another salvo, that when the Congress party did not pay heed to the leaders to the rank of Ghulam Nabi Azad, Pranab Mukherjee, Digvijay Singh, Kamal Nath, so how will they even, he says that how he does not even expect the Congress party to give him his due credit. So he, like you said, went out all guns blazing against the Congress party and questioned them directly that they must come forward and define what does anti-party activity mean. He goes on to add that he was with the Congress party at the time of Indira Gandhi assassination. He had pledged that he is going to remain with the party, but he at multiple occasions had stood forward and said that these anti-Sanatan, anti-Hindutva comments and the way the Congress party rejected the invitation for consecration ceremony was not correct. So he's saying that he has been punished to speak because he dared to speak his mind on several issues, but he says that he does not mind being expelled, where he says that he has been expelled for 6 years. The Congress party may go as well forward and expel him for 14 years and he would not mind. So we'll have to wait and watch as to how Congress party reacts to it, or whether Mr. Pramod Acharya Krishnan is going to, have ties with any other political party. But yes, this is a very aggressive retort coming from Mr. Pramod Acharya Krishnan. Rakshita. Absolutely, and it's not just on ideological issues, even on what is happening with Priyanka Gandhi, because he's known to be very close to Priyanka Gandhi Vadra, and he's also raising that point that how she is not being given importance in the party, and so on and so forth. We'll keep a track on all developments. Thank you so much for the moment, Madhurima, for joining us with those details. We'll slip into a short break right now, viewers. But on the other side, we continue with the latest news and updates. The Prime Minister is on MP's Jhabua. One is told to make a choice between being a lawyer, being a successful lawyer, and also choosing and being a homemaker. How do you look at that? And I also want to add to what Dr. Anand said. You were in the forefront of the Permanent Commission for Women being given in the army. It's a case we've seen you very closely fight. Even in the army, therefore, there is this sort of tug of war where inclusion is not as spontaneous as it could be. It has been a long journey and a really tough one, but I must tell you the change is inevitable, and change is very, very, it's very palpable also. So struggle that, women, incredible women before us had, ma'am was the second additional Solicitor General ever as a woman to be on this post, and I'm following her as a fourth one. So, the journey of women ahead of us has been tougher. The journey of young women behind us who are walking the same path is a little bit easier. And I want to tell you with my own example, in the first 5 years of my profession, clients would come to my office and say, "Ye ladki kya kar legi? Is ladki se nahi hoga." And, 4 years back when I became an additional Solicitor General, I had to give up my private clients, and they told me, "Why don't you suggest a woman lawyer? Because we find that women lawyers are more sincere and more dedicated to their work." I think that change was incredible. And today, many of us, so we had to make that choice between either having a family till our generation. If you want to have a career, then you can't expect to have a family. And if you want to have a family, be a family woman. But today, I see a lot of younger women lawyers having family, walking with grace, their counterparts. Their spouses, their partners actually helping out with raising the next generation. So Justice RBG, the famous Ruth Bader Ginsburg, had famously said that the real change will really happen when men become equal stakeholders in raising the next generation. One thing I must say, for men in any field, they just need to be meritorious. For women, you need to be meritorious, and you need to have strong support system at home, because at home is where
it really counts. And what the trouble is, most young girls get their wings clipped at home. So if you clip your daughter's wings at home, if you clip her, if you put her dreams into a box and you don't allow her to take a flight, she can't go out in the society and take that flight. She can't be a contributor to the nation. She can't be nation building tomorrow. You've clipped her wings already. If you become the wind beneath her wings, then she can go out and take that flight and take the nation to new heights. Hidden in their rhetoric was 3.8 lakh crores of bad financial assets. That in the decade that was lost opportunities. 14 social and rural sector ministries had a budget of 95,000 crores that was left unspent. That 6.4% of our national budget was left unspent, that too in segments that needed it the most. Helps us understand why I articulate the UPA era as the lost decade. That in that decade, the out-of-pocket expenditure for health nationally stood at 64.2%. That the lost decade, led by the Congress party, and I still remember that evening where a TV studio was lit in July 2012, but 62 crore Indians were left behind in pitch darkness, the largest ever power outage. That is the decade that we've emerged from towards the light of development. That many amongst you have heard the Prime Minister articulate how we emerged from the fragile 5 to now the 5th largest economy in the world. But if I gave this emergence a gender lens, what would that lens help us see? Ladies, for your consumption, I say this. This white paper may not possibly outline, however, it is in black and white written, that when the Congress-led UPA took office, across Government of India on the schemes for welfare for women, a measly 10,845 crore rupees was spent. That by the time the Congress left office and Modi became Pradhan Sevak, this year's budget, if you look at it from a gender perspective, has estimated a spend of 3.1 lakh crores. That is the jump, not only in numbers, but ambition. So when I look back at the decade that was lost, I remember in the year 2000, British monarch King Charles has released a statement for the first time after being diagnosed with cancer, where he expressed heartfelt thanks for the messages of support and good wishes he has received. He also stated that his diagnosis has strengthened his admiration for organizations helping cancer patients. Thousands of protesters have embarked on a weekly march in Tel Aviv to demand the resignation from Netanyahu government, citing humanitarian concerns. Protesters have urged a ceasefire to bring hostages back home and de-escalate the tensions in the Israel-Hamas war. 2 weeks prior to a Republican primary, Nikki Haley has criticized her electoral rivals, President Joe Biden and former President Trump, saying that America needs better than two 80-year-old leaders. Haley has described Trump's leadership as erratic and self-absorbed that does not focus on the country, while on the other hand, Biden struggles with poor memory issues. Israeli Chief of Staff Herzi Halevi has declared success in operations conducted in the Khan Yunis region, but also stated that they are far from being over. IDF forces have confirmed killing over 1,000 terrorists in direct combat in the ground operations.
Chinatown in Buenos Aires is celebrating the year of the wood dragon with a massive parade on its streets as it welcomes the Lunar New Year. Thousands of Argentines are seen crowding the alleys and shops of the Chinese neighborhood and enjoying the traditional dragon and tiger dances. Time for a short break. On the other side, UP Chief Minister Yogi Adityanath and lawmakers visit the Ram Mandir in Ayodhya. Samajwadi Party skips the darshan. Details on the other side. Stay tuned. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. हमारे माता पिता ने सीधे जा कर के आकाशवाणी में बात की, दूरदर्शन में, कि भाई आप लोगों ने उसके प्रोग्राम्स वगैरह बोले नहीं, उसकी तो शादी हो गई, वो भी IAS ऑफिसर से। मुझे लगा कि हमें लगा वो क्या करेंगी गा करके, अब उन्हें प्रोग्राम्स की क्या ज़रूरत। ये जो 2 लाइनें हैं, उन्हें क्या ज़रूरत, वो क्या करेंगी गा करके। जैसे कि हम किसी के लिए गा रहे थे, जैसे कि हम किसी और के लिए जी रहे थे। ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड माई फादर सेड नो, व्हेनेवर यू प्लान अ कॉन्सर्ट इनवाइट हर। तो मैं गई और 5-6 साल बाद मैंने उनको मिल करके आई, स्टेशन डायरेक्टर को, एंड आई सेड कि दूरदर्शन की कॉन्सर्ट थी कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो मैंने मांगा, और मांग करके फिर मैंने जब गाया, गाने के बाद फिर से अच्छा लोगों को लगा कि अच्छा नहीं, अब ये गाएंगी, ऐसा नहीं है कि ये टिपिकल हाउसवाइफ हो करके नहीं गाएंगी, लेकिन ऐसे ऑफ एंड ऑन होते थे। आम तौर पे एक राय बन चुकी थी कि इनकी शादी हो गई है, वो भी IAS ऑफिसर है, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अफसर, उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा 90s में माना जाता था। तो अब ये बहुत अनअप्रोचेबल है, इनसे अब बात भी कैसे करें, इन तक पहुँचे, मोबाइल का दौर भी नहीं था। तो आधे लोग डरते भी थे हस्बैंड से, कैसे जाकर बोले कि आपकी वाइफ को गाने के लिए बुलाना है। सो इट वॉज ऑल मल्टीपल फैक्टर्स। तो मुझे ये समझ में आया कि ये यात्रा मुझे खुद ही तय करनी है। तो मैं खुद, याद है मुझे सांस्कृतिक केंद्र खुद चल के गई और मैंने बताया दिस इज़ माय बायोडाटा और मुझे गाना है, आप क्या प्रोग्राम हो। तो मुझे पहला प्रोग्राम प्रतापगढ़ में मिला, मुझे याद है। तो एक तो मुझे लगता है आजकल जैसे लोगों को लगता है कि सिफारिश हो या कहीं किसी से मांगने हम स्वाभिमान में कैसे जाएं, मुझे लगता है कि कोई आपके लिए रास्ता बनाता नहीं। रास्ता तो आपको खुद ही झाड़ झंकाड़ काट कूट करके सारी औरतों को खुद बनाना पड़ता है। कभी भी कोई, मैं नहीं मानती कि बहुत खूबसूरत, ये डिनाइल में जी रही हैं जो भी औरतें यदि कहती हैं, क्योंकि और एक बात, उसका एक पहलू और भी है सुचरिता, ये एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है कि जब औरत अच्छा भी करने लगे या वो काम कर रही है या अपने आकाश छू रही है, तो उसमें उस स्त्री की उतनी योग्यता नहीं, बल्कि यही माना जाता है कि उसका परिवार बहुत अच्छा होगा तभी वो निकल पाई, उसकी सास बहुत अच्छी होगी, उसका हस्बैंड बहुत अच्छा होगा। सो देयर इज नथिंग गुड अबाउट अस, इट हैज टू बी द अदर वे अराउंड कि पीपल अराउंड हर आर सो गुड। वो एक, हम उस सफलता के पीछे एक कारण ढूंढते हैं, ये कैसे सफल हुई। नहीं, कोई बात तो है, हमारे संग लाइफ अच्छी नहीं थी, इनके संग इनकी देखो सास अच्छी है, इनके पेरेंट्स भी अच्छे थे, इन्हें देखो गुरु अच्छा मिला, इनको देखिए इनके हस्बैंड भी अच्छे मिले। आई हैव रियलाइज्ड सफलता जब मिलने लगती है यस, तो बहुत सारे लोग उस सफलता को पचाते नहीं, और यदि महिला सफल हो रही है तो सबसे पहले उसके पीछे की गलियों में झांकेंगे, किन कारणों से सफल हो रही है, उसमें किस प्रकार से कोई ना कोई कारण ढूंढे। It makes people so uncomfortable to accept a woman is successful. I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा, 70 पार करेगा।
Prime Minister and MPs Jhabua reiterates that NDA will get 400 plus seats in Lok Sabha poll, says Congress will be wiped out in 2024. मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत नफरत नफरत। Prime Minister makes a scathing attack at Congress, says loot and scoot is Congress's oxygen. क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? Expelled Congress leader Acharya Pramod Krishnam rains fire on Congress, questions if praising Lord Ram is against party activities. UP Chief Minister and lawmakers visit Ram Mandir in Ayodhya, SP skips darshan. Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann to visit Ram Mandir on Monday with their families. Javed Siddiqui, younger brother of SP leader, arrested in Haldwani riots, lens also on role of Rohingyas. Congress remains unrepentant even after Rahul Gandhi was fact-checked on PM's OBC status. Now Udit Raj misfires, says Prime Minister misled the nation. And we cut across to breaking news coming in. Nitish Kumar has called for a meeting of JDU MLAs today at 5 p.m. at Vijay Chaudhary's residence. This is ahead of the Bihar floor test that is all set to take place tomorrow. JDU in alliance with BJP and CM Nitish Kumar, who is to prove the numbers on the floor of the House, as it is the newly formed alliance with the NDA that is set to seek a trust vote in the State Assembly on the 12th of February. Nitish Kumar, who had taken oath as Bihar Chief Minister for a record 9th time after he dumped the opposition's Indi bloc and rejoined the NDA-BJP alliance, is all set to prove his majority on the floor of the House. He's also issued a 3-line whip to all of his MLAs who are to be present during the floor test. And Republic that had earlier informed you about the meeting that is set to take place. Details now coming in of how that meeting will take place at 5 p.m. at Vijay Chaudhary's residence. Cutting across to Prakash, who's joining us on the phone line. Prakash, give us the details of this meeting and what it will focus on, giving the crucial floor test that is set to take place tomorrow. Well, it's a formal meeting which takes place before the commencement of any session of the Bihar Vidhan Sabha, and every party holds a meeting. Now, this meeting has become crucial and a talking point because of the floor test and because of the wafer-thin majority by the NDA. As far as JDU and the BJP is concerned, they have submitted a letter of support of 128 MLAs out of 243, and 115 belongs to the Mahagathbandhan. Mahagathbandhan, led by Tejasvi Yadav, is short of 7 for the majority mark, and all efforts are on to poach a few MLAs from either of the side. That is why the Congress party MLAs were rushed to Hyderabad, and they are coming back today evening. That's what we get to know. And with the elections around the corner, many MLAs would be lured with Lok Sabha tickets, some with money. So all kinds of things happening. So we'll wait and watch how things unfolds tomorrow on the floor of the House. But it looks like that the NDA will prove its majority very smoothly, with none of its MLAs crossing the fence. And there are few absentees on part of the RJD. 2 MLAs were not present yesterday. So
will keep a close watch on them. And it looks like the NDA will prove with the majority with 128 MLAs. Back to you. With 128 MLAs. All right, Prakash. So all on track for Nitish Kumar so far. We, of course, come to you once the meeting begins at 5 p.m. For the moment, thank you for joining us. We move on to other reactions coming in on this story. की बात कर रही है कल अब कौन सी खेला होगा बोले खेला आप लोग शुरू किए खत्म हम करेंगे अरे भाई खेला तो हो गया अब मेला है नोट खेला है अब कोई खेला नहीं है ये दिग्भ्रमित करने के लिए बयान है और आप देखिए कल उसका आपको मिल जाएगा रिजल्ट कुछ नहीं खेला होने वाला है निश्चित रूप से नीतीश जी बहुमत प्राप्त करेंगे और एक विकसित सरकार होगी। उन लोग तो बोल रहे हैं अगर व्हीप का मामला नहीं हो तो उन लोग के साथ 200 विधायक हो जाए ऐसा गलत उनका सोच है आरोप लगाना ही उनका उद्देश्य है दिग्भ्रमित करना ही उनका उद्देश्य है हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और मजबूत सरकार होगी। And on to other stories in brief. During Prime Minister's visit to Jhabua in Madhya Pradesh, he inaugurated and laid the foundation stones for 7,550 crore rupees worth of developmental projects for the state. He also dispersed monthly installments to nearly 2 lakh women beneficiaries under the Ahar Anudan Yojana of the state. Security has been tightened at Ambala-Kaithal bypass ahead of the farmers' call for a march to Delhi on the 13th of February. The purpose is to intensify pressure on the central government to meet various demands, including the enactment of a law guaranteeing a minimum support price for crops. President Draupadi Murmu witnesses the changeover of the ceremonial Army Guard battalion between 5 Sikh and 15 GR at Rashtrapati Bhavan. Union Minister Hardeep Singh Puri flags off the 57 Statesman Vintage and Classic Car Rally from Statesman House in Delhi. The major attractions of the event were an assembly of vintage and classic cars, followed by a drive through the city where cars were assessed for originality and performance on the road section. In a formal ceremony held at the Darbar Hall of the Raj Bhavan in Shillong, Justice S. Vidyanathan was sworn in as Chief Justice of the High Court of Meghalaya. The oath was administered by the Governor of Meghalaya, Fagu Chauhan. We get you details of how Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Punjab Chief Minister Bhagwant Mann are all set to visit Ram Mandir on Monday with their respective families. We live in earth because of sun. There are many mysteries of sun is still not understood. So this mission helps to understand the process of the sun, because you might have heard a lot of flares and ejections. Always solar wind and all, you maybe solar storm, all those things you might have heard. So those the exact time of starting or the direction of its arrival, whether it is going to hit Earth, and more to Earth, we have lot of spacecrafts moving around the Earth. So whether it will have an impact on the spacecrafts. So all those things to study. For that only this mission is designed. And about L1, I can explain in a simplified way. Means because if you take Sun and Earth, both have a gravitational pull of Earth. So there is a point at which these two pulls null each other, and there will be a point of null. So that is called the Lagrangian, because it is by mathematician Lagrangian who invented these points. Yeah. So that point is it is not very closer to the sun. It is than Earth. It is closer to the sun than being on the Earth.
So at that point, we'll act as a imaginary planets like, and we can have a But from there you would study sun. Yeah, like Earth around we have satellites. Similarly, around that point also we can have. But it's a little tricky there to keep the spacecraft around that. We have to constantly maintain it because it's like a ball on the hilltop. So it is like either it can go this side or this side if you don't keep it on that position. It's like that. So that's quite challenging, and to reach it also, first time we have done, that's how this mission is quite challenging. Fair. My last question, and it's an interesting one. You know, we always hear, I don't know from where it has come, men are from Mars, women are from Venus, and everyone is going to Mars. So it seems like a male conspiracy, right? Nobody's going to Venus. Is there possible we can go to Venus? No, it is not so. Actually, first interplanetary mission started with Venus. Many missions have gone to Venus, we are not. And then the male conspiracy went in. Yeah. It's a scientific reason is Mars has a thin atmosphere and it has some similarity with the Earth. The colonizing may be easy. Venus, it has a surface temperature of 400 degrees centigrade and the pressure of 100 bar. So you cannot go and live there. So because of this, they left Venus, and again the interest in Venus starts because it is a twin sister. It formed at the same time as the Earth. So there is a school of thought whether Venus was once habitable and now it became like that. So to study that, again they are going. Okay, so you have, I think I have come to an end, but just final thing. So you have conceptualized a project to go to Venus. A sanction is awaited, and ISRO. Of course, we have Mangalyaan, which is orbiting already Mars, and we have had a Mars probe. And soon we would be going to Venus also, right? Yes. And you would be leading the project? No, I am the study director for that. So the project gets sanctioned, I will lead. सारी बात की बात यही है कि मुझे बस ये लगता है कि मैं एक बहुत मामूली सी औरत हूँ. And the beauty to enjoy being a woman, I think that surpasses all pleasures and all joys of pride of being a woman. And rest, I think everything has followed. Being who I am, being the person I am. आपने पूरी यात्रा पूछी. बहुत पुरानी यात्रा है, कई वर्षों की. आज चलते हुए ये लगता है जैसे कई जन्म जीत लिए हो, कई जन्म जी लिए हो. और कई चित्र उसमें कई छवियां याद आती हैं. सबसे पहले माता पिता का एक ऐसी परवरिश याद आती है जहाँ कभी भी कोई फर्क नहीं था लड़का लड़की में. और मैं हमेशा एक बात किस्सा याद करती हूँ और बताती हूँ कि जब मेरा जन्म हुआ कन्नौज में, तो पिताजी जब वहाँ पर पहुँचे, वो कानपुर में पोस्टेड थे, और मैं पैदा हो गई तो उन्हें पता चला, तब वो वहाँ से वहाँ पहुँचे. तो आते ही उन्होंने अपनी सास यानी मेरी नानी से कहा कि अम्मा तुमने बंदूकें छुड़वाई कि नहीं. तो वो अब अपने दामाद से क्या कहें सास. तो उन्होंने उस समय बड़े ही संकोच में कहा कि देखो कैसे बौरान है, बिटिया पे बिटिया भाई, और कह रहे कि बंदूकें छुड़वाओ. कौन सी बहुत खुशी की बात है, बिटिया पे बिटिया भाई, कोई बंदूकें छुड़ाने वाली बात है. यानी कि उस समय का जो परिवेश था कि मेरे से बड़ी बहन थी, तो बेटी पे बेटी हुई है तो कौन सा सेलिब्रेशन करने का तो कोई इसमें ज़रूरत नहीं कि बंदूकें छुड़वाई जाए. और मेरे पिताजी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और ज़िला अस्पताल यानी सरकारी सेवा में हूँ, और मेरा अपना अनुभव रहा है कि अम्मा मरीज भर्ती रहता है तो पिता की सेवा बगल में बैठी बेटी ही करती है, भले बच्चे के इम्तहान छोड़ करके आई हो. लड़का मनी ऑर्डर भेजता है लेकिन सेवा बगल में बैठी बेटी ही करती है. तो ऐसी सोच के साथ मेरा जन्म, मेरी परवरिश हुई. तो ये कह सकते हैं कि जो बायस है जेंडर वाला, वो मैंने कभी महसूस नहीं किया, और पढ़ने में भी नहीं. और शायद जो आपने एक बात अभी कही सुचरिता, कि बहुत कम लोग जानते हैं आपके व्यक्तित्व के और पहलू, तो उसका शायद एक कारण है कि मैं ऑलराउंडर सी थी, पढ़ाई में भी थी, गाने में भी थी, और दोनों में एक तरह की एक शार्पनेस थी, ब्रिलियंस थी. जब तक समझती कि करूं क्या, गाते गाते शादी भी हो गई. और Thank you for
staying with Republic, and while Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath visited Vedshri Tapovan Mutt in Pune. During his address, Chief Minister Yogi hailed the contributions of Chhatrapati Shivaji Maharaj and said that he challenged the authority of Aurangzeb in such a way that till date no one is asking about him. Let's listen in. आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस अद्भुत अवसर पर आनंदी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी महाराज इस मंच पर पधारे हैं। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। यह अद्भुत शौर्य और पराक्रम की धरती है। इसलिए है क्योंकि पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा हमेशा यहां पे बरसती है। यहां के भक्तों ने अपने पूज्य संतों के सम्मान को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उसका परिणाम है कि शक्ति भी साथ साथ उनकी चलती है। और यह शक्ति का अद्भुत संगम छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में महाराष्ट्र के माध्यम से हम सबको देखने को मिलती है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुझे दायित्व दिया तो मैं आगरा गया था। तो आगरा में एक म्यूजियम बन रहा था, उसका नाम था मुगल म्यूजियम। मैंने कहा भी मुगल म्यूजियम आज के दिन पे, मैंने कहा इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का म्यूजियम रखो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की। यह डिफेंस कॉरिडोर भी छत्रपति शिवाजी महाराज को ही समर्पित है। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत नफरत नफरत। Prime Minister makes a scathing attack at the Congress, says loot and scoot is Congress's oxygen. Yes, it's a very slippery slope that we're on. That from looking into our mirrors to say how are we looking today, into your image deciding how you feel today. You know, that's something which is a very slippery slope. And as we were talking about this, I actually fast forwarded to my life like 20 years. I'm almost 40. I'm almost 40 now. And I rewinded 20 years ago when I was a participant in the Miss India pageant. You know, I was a participant in the Miss India pageant, and I was from a very good college. I had gotten a very good scholarship to study in a college abroad, and I came to do this beauty pageant on a whim. And I walked out of this pageant because I couldn't, even at that age, the thought of being judged for the way that I looked was something I couldn't handle. You know, I just couldn't, that wasn't something that sat right. And I actually ended up writing a book about that pageant, which became really a bestseller and kickstarted my career as a writer, and which then further went on to a deeper consciousness about wellness and teaching yoga, and that becoming something that I wanted to give to this world. But it's also the passage of time. You know, for me at that age, thinking that this was the way that I looked would define me into that journey, that this didn't have anything, this had nothing to do with who I was. And then as you age, you realize even more how fleeting the way that you look is, and how it really doesn't matter. But what's more important is the state of your own mind. And that's what my yoga journey led me to, that it's not the state of my
It's not the state of my face. It's not the state of my career. Ultimately, what's making me happy is the state of my mind. And if the state of your mind is correct, then no matter what happens to you in life, your life will always remain balanced. Like no matter जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अगर आपकी स्थिरता मन की रहती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. And then that's slowly how things progressed. So it really is a journey, but it took me, it started for me much later because we weren't exposed to so much, but I now see that things are happening at a much younger age. So that actually makes our job, very important, that we have to start spreading that awareness, much more so, that it's not the state of your face, it's not the state of your body, it's the state of your mind which will ultimately make you a successful human being. It's not how much money you make, it's not how much fame you get. And it's interesting because now I'm in Mumbai and I teach and I interact with some of the most famous people, in Bollywood, and I understand that it doesn't matter how you look, it's ultimately the state of your mind. And wo log itni fitness, physical level pe, itna fame, itna paisa, but the mind is not still, and that can still lead to a very unhappy person, which will then lead to that unhappiness can then manifest into many conscious and subconscious disease. So that's how the trajectory goes. So it's just, educating now on nutrition, which is the first pillar of health, and then moving forward becomes very important. To ask on behalf of my niece, so she was inspired, as many of us in these last couple of years, with India's scientific achievements and particularly in space, to become a rocket scientist. So after class 10, last year, she took up science. Now every week she calls up crying, it's so tough. Maths is very difficult. Thank you for staying with Republic. And well, in a recent development at JNU, students from the left wing organized a protest in response to ABVP's protest on Saturday night. A scuffle broke out between ABVP and the students' wing of the left front at the JNU campus during a meeting on holding students' union polls yesterday. The left wing students said that they aim to convey a message of peace through a human change. The president of the left wing group emphasized that ABVP was attempting to instill fears during this protest. Take a look at what happened. कल कैंपस के अंदर जिस तरीके से एबीवीपी ने वायलेंस क्रिएट किया, यूजीबीएम को डिसरप्ट किया, हमने यूजीबीएम को एडजॉर्न किया है, जिसको हम फिर से रिज्यूम मंडे को करने वाले हैं. लेकिन हम कैंपस में एक माहौल जो देखे, एक डर का माहौल पैदा करने की एबीवीपी कोशिश कर रहा था, जबकि उसके पास सिर्फ 40-50 लोग थे. आज भी एबीवीपी का मार्च निकला ये बोलते हुए कि कैंपस डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, जेएनयू से चुनाव चाहते हैं, और उस मार्च में 50 लोग थे. जेएनयू प्रशासन भी एक तरीके से एक पीछे से बैकफुट से खेल रहे हैं. जेएनयू प्रशासन पहले बोलता है कोविड है, हम चुनाव नहीं करवा सकते. उसके बाद जब नॉर्मल सी आया, डीयू में चुनाव हो रहा है, इच्यू में 2 बार चुनाव हो गया, हमने पूछा कि बाकी जगह चुनाव कैसे हो पा रहा है, हमारे इधर क्यों नहीं. और उन्हें पता है कि इस कैंपस में वो हारेंगे, लेकिन वो नहीं चाहते कि दिल्ली जैसे कैपिटल में जो जेएनयू एक स्पेस है, यहाँ पे बार बार प्रश्न उठता है कि लेफ्ट तो कहीं नहीं है, तो लेफ्ट यहाँ कैसे जीत लेता है. ये क्वेश्चन हमारे सामने हर वक्त आता है, और हम ये बात बोलते हैं कि हम स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं. स्टूडेंट्स के मुद्दे को जो पक्ष उठाता है उसी के प्रति स्टूडेंट्स रहते हैं, और ये आज का ह्यूमन चेन प्रूव कर देता है कि जिस तरफ वायलेंस था लोग नहीं थे, जिस तरफ वायलेंस नहीं था लोग थे. तो यही हमारा मैसेज है. यहाँ पे जो कम्युनिस्ट और जो अर्बन नक्सल्स है, तो पूरा जेएनयू को कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है, और वही तो सूडो जेएनयू नाम पे लेके ये कम्युनिस्ट जो अर्बन नक्सल है यूजीबीएम कॉल किए थे. तो लार्जर इंटरेस्ट जो स्टूडेंट्स का हित में लेके हम वो यूजीबीएम में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे. तो जैसा कि एबीवीपी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए नाम भी दिए थे कि उसमें यूजीबीएम में हम बोलेंगे. 100 से ऊपर एबीवीपी कार्यकर्ता और कॉमन स्टूडेंट नाम दिए थे. तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही एबीवीपी गो बैक एक कैंपेन चलाते हैं. वहाँ पे हमको रहने का, खड़ा होने का जगह नहीं देते हैं. पूरा एक ह्यूमन चेन बनाते हैं कम्युनिस्ट और एबीवीपी छात्र और छात्र सबको वहाँ से पेरीफेरी में धकेलते हैं, बाहर हैकिल करते हैं, और जो बाल पकड़ के नोचते हैं, और वो चाहते हैं कि एबीवीपी वो यूजीबीएम में पार्टिसिपेट नहीं करे. और वो ये चाहते कि वो कल तक ये बोलते हैं कि हमारा जो ये जेएनयू की प्रक्रिया में एबीवीपी क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. तो आप
अब जैसे एबीपी वहाँ पर जाके यूजीबी में पार्टिसिपेट कर रहा है, गो बैक एबीपी कैंपेन चलाते हैं। British monarch King Charles has released a statement for the first time after being diagnosed with cancer, where he expressed heartfelt thank you for the messages of support and good wishes he had received. He also stated that his diagnosis has strengthened his admiration for organizations helping cancer patients. Thousands of protesters have embarked on a weekly march in Tel Aviv to demand resignation from the Netanyahu government, citing humanitarian concerns. Protesters have urged a ceasefire to bring hostages back home and de-escalate tensions in the Israel-Hamas war. 2 weeks prior to a Republican primary, Nikki Haley has criticized her electoral rivals, President Joe Biden and former President Trump, stating that America needs better than two 80-year-old leaders. Haley has described Trump's leadership as erratic and self-absorbed that does not focus on the country, while on the other hand, Biden struggles with poor memory issues. Time now for a short break. On the other side, Congress remains unrepentant even after Rahul Gandhi was fact-checked on Prime Minister's OBC status. Now, Udit Raj misfires, says Prime Minister misled the nation. I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. One is told to make a choice between being a lawyer, being a successful lawyer, and also choosing and being a homemaker. How do you look at that? And I also want to add to what Dr. Anand said. You were in the forefront of the Permanent Commission for Women being given in the army. It's a case we've seen you very closely fight. Even in the army, therefore, there is this sort of tug of war where inclusion is not as spontaneous as it could be. It has been a long journey and a really tough one, but I must tell you the change is inevitable, and change is very, very, it's very palpable also. So struggle that, women, incredible women before us had, ma'am was the second additional Solicitor General ever as a woman to be on this post, and I'm following her as a fourth one. So, the journey of women ahead of us has been tougher. The journey of young women behind us who are walking the same path is a little bit easier. And I want to tell you with my own example, in the first 5 years of my profession, clients would come to my office and say, "Ye ladki kya kar legi? Is ladki se nahi hoga." And, 4 years back when I became an additional Solicitor General, I had to give up my private clients, and they told me, "Why don't you suggest a woman lawyer? Because we find that women lawyers are more sincere and more dedicated to their work." I think that change was incredible. And today, many of us, so we had to make that choice between either having a family till our generation. If you want to have a career, then you can't expect to have a family. And if you want to have a family, be a family woman. But today, I see a lot of younger women lawyers having family, walking with grace, their counterparts. Their spouses, their partners actually helping out with raising the next generation. So Justice RBG, the famous Ruth Bader Ginsburg, had famously said that the real change will really happen when men become equal stakeholders in raising the next generation. One thing I must say, for men in any field, they just need to be meritorious. For women, you need to be meritorious, and you need to have strong support system at home, because at home is where it really counts. And what the trouble is, most young girls get their wings clipped at home.
So if you clip your daughter's wings at home, if you clip her, if you put her dreams into a box and you don't allow her to take a flight, she can't go out in the society and take that flight. She can't be a contributor to the nation. She can't be nation building tomorrow. You've clipped her wings already. If you become the wind beneath her wings, then she can go out and take that flight and take the nation to new heights. About 100 years ago, less than 100 years ago, even mirrors were not usual. Many people did not have mirrors in their home. Most people had never seen their own face. This is less than 100 years ago. Can you imagine that mirrors were it was a very rare thing. Only very, very wealthy people may have a mirror or what you call a looking glass in their homes. So आप ये सोचिए कि 100 years ago, most people never even looked at their own face. And now look what's happening today. Meaning, how many times do we look at our own face? Every single day. How many times? So it's a huge shift. It's a huge mental shift in the way that we're thinking about ourselves. And this way of thinking is affecting so many parts of our life. And I actually am very जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा. Prime Minister in Madhya Pradesh's Jhabua reiterates that NDA will get 400 plus seats in Lok Sabha polls, says the Congress will be wiped out in 2024. मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस का नफरत भरा रवैया. नफरत नफरत नफरत. Prime Minister makes a scathing attack at the Congress, says loot and scoot is Congress's oxygen. क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? Expelled Congress leader Acharya Pramod Krishnam rains fire on Congress, questions if praising Lord Ram is against party activities. UP Chief Minister and lawmakers visit the Ram Temple in Ayodhya. Samajwadi Party skips the darshan. Arvind Kejriwal and Bhagwan Mann to visit Ram Mandir on Monday with their families. Javed Siddiqui, younger brother of SP leader, arrested in Haldwani riots, lens also on the role of Rohingyas. Congress remains unrepentant even after Rahul Gandhi was fact-checked on Prime Minister's OBC status. Now Udit Raj misfire says the Prime Minister misled the nation. All right. We start with the breaking developments, and this is Republic TV exclusive viewers. Congress Party on Saturday issued a statement expelling party member Acharya Pramod Krishnam, and he's a noted spiritual guru, and he has been suspended for making anti-party remarks. And the Congress Party has announced the expulsion of Pramod just days after he met Prime Minister Narendra Modi, remember, inviting him to the foundation stone laying of ceremony of Sri Kalki Dham in Uttar Pradesh's Sambal on February 19. Republic TV has spoken exclusively to Acharya Pramod Krishnam. Let's take a listen in.
क्या राम का नाम लेना गुनाह है? क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना गुनाह है? क्या अयोध्या जाना गुनाह है? क्या सनातन की बात करना गुनाह है? क्या देश के प्रधानमंत्री से मिलना गुनाह है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना गुनाह है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना गुनाह है? तो ये कांग्रेस पार्टी के वो नेता बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो कांग्रेस के विरोध में है। कांग्रेस के विरोध में कौन सा बयान है? मैंने तो कहा था कि आप राम मंदिर जाओ, मैंने तो कहा था कि आप प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना करो, लेकिन प्रधानमंत्री से नफरत मत करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करती है कि प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते वो देश से नफरत करने लगी है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से मिलता है तो ये उससे भी नफरत करने लगी है। तो क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात, योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात एक बड़ा कारण हो सकता है इस निष्कासन के पीछे? और तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा गुनाह इतना है कि मैं अयोध्या गया, मेरा गुनाह इतना है मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, मेरा गुनाह है कि मैं कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में मैंने नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया, मैं योगी आदित्यनाथ जी से मिला। मेरा गुनाह यह है कि मैंने ये कहा कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं हो सकता।